6 सत्र का जो सेशन चल रहा है तो उसका दूसरा सेशन है। लास्ट टाइम हमने सर्च फॉर हैप्पीनेस, आनंद की खोज विषय के बारे में चर्चा की थी और आज जो है हम चर्चा करेंगे क्या भगवान का अस्तित्व है, डज गॉड एग्जिस्ट। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो सभी से निवेदन है बहुत ध्यान से सुने और अपने मोबाइल फोन्स को कृपया करके साइलेंट में कर दें। सो हमारे बीच में है आज स्पीकर इस दास रघुनाथ प्रभु जी। सो प्रभु जी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है केमिकल इंजीनियरिंग में IIT दिल्ली से 2010 बैच से, और अपनी स्टडीज के दौरान ही वो आध्यात्मिकता के टच में आए और श्रील प्रभुपाद जैसे भक्तिवेदांत प्रभुपाद की टीचिंग से इंस्पायर हुए और इस उद्देश्य की वो मानवता की सेवा करें, इस बहुमूल्य मैसेज को सोसाइटी में पहुंचाने के लिए उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से समर्पित किया एज ए टीचर इस कॉम में। और वो ट्रैवल करते हैं इस प्रचार की सेवा में, जिसमें वो गाइड करते हैं स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, पेरेंट्स, यूथ, प्रोफेशनल। तो इस प्रकार से वैदिक सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो कई सारी एक्टिविटीज वो कर रहे हैं। प्रेजेंटली हेडिंग आई इल्यूमिनेट प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन विंग ऑफ स्पंदन वॉइस ऑफ एफर्ट स्कूल स्टूडेंट्स पे और बॉयज की काउंसलिंग और टीचिंग पे प्रभु जी का स्पेशल फोकस है। टीनेजर्स बेसिकली तो प्रभु जी स्पेशलाइज है टीनेज प्रीचिंग में, टीनेज बॉयज प्रीचिंग में, बॉयज गर्ल प्रीचिंग में। सो दैट इज वेरियस इन एरिया। तो लाइफ स्किल प्रेजेंटेशन यूथ को प्रेजेंट करते हैं प्रेस्टिजियस कॉलेजेस लाइक IITs, NITs, YMCA, दिल्ली यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी एक्सेट्रा। तो इससे पहले जो है वर्क एक्सपीरियंस भी है कॉर्पोरेट को कॉन्टिनेंटल इंडिया में उन्होंने वर्क किया, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में उन्होंने वर्क किया और इस प्रकार से लास्ट 6 वर्ष से वो यहाँ पर पूरी तरह समर्पित हैं और एजुकेशनल स्पिरिचुअल क्वालिफिकेशन में भी जैसे बताया बीटेक केमिकल के अलावा उन्होंने जो है टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम स्पिरिचुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम लेवल 1 and 2 किया है। उसके अलावा जैसे भक्ति शास्त्री done also in 2019 and 2020. So welcome Prabhu ji for this student session। क्या भगवान का अस्तित्व है, does God exist। और सबसे निवेदन है बहुत ध्यान से इसका श्रवण कीजिए और फायदा उठाइए। तो आप हमारे दुनिया को देखने का तरीका है, दुनिया में जो हमें जो प्रॉब्लम फेस होती है उसको डील करने का तरीका है, उसमें आप एक अलग पर्सपेक्टिव गेन कर सकते हैं। तो इससे पहले मैं शुरू करूँ तो मैं जैसे एक बैकग्राउंड दे रहा हूँ कि लास्ट जो हमारा पहला सेशन हुआ था, इसलिए आज दूसरा सेशन है। तो पहले सेशन में हमने डिस्कशन किया था कि किस तरीके से वो था सर्च फॉर परमानेंट हैप्पीनेस। कैसे हम सब हर कोई व्यक्ति खुशी की तलाश में है कि नहीं है? खुशी चाहिए सबको कि नहीं चाहिए? यस और नो? सबको चाहिए, कोई छोटा है, बच्चा है, बड़ा है, सबको खुशी चाहिए। और फिर लास्ट क्लास में आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि हमने डिस्कशन किया था कि किस तरीके से हम सबको खुशी चाहिए, पर 3 तरीके के कलेश हमारे जीवन में आते हैं। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक कलेश आते हैं। और फिर हमने ये भी देखा था कि जो टेक्नोलॉजी है वो सोल्यूशन नहीं है हैप्पीनेस देने के लिए, ठीक है। और फिर हमें हैप्पीनेस चाहिए तो भगवान की तलाश करना होगा। तो पर एक सवाल आता है कि पर भगवान की तलाश तो तब करेंगे जब भगवान हो। पहले ये भी तो हमें पता होना चाहिए कि भगवान हैं भी या नहीं। और तो आज हम इसी चीज़ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो इससे पहले मैं मेन चीज़ को डिस्कशन करूं, मैं एक ब्रीफ बैकग्राउंड देना चाह रहा हूं जो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि जब मैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में जब मैं काम कर रहा था, सो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन इंडिया की सबसे लार्जेस्ट ऑयल मार्केटिंग कंपनी है। तो वहाँ पे एक बार क्या हुआ, वंस आई वेंट टू वन ऑफ नियर बाय टेम्पल। तो वहाँ पे जहाँ हम रह रहे थे भटिंडा में, तो वहाँ पे पास में एक टेम्पल था। मैं एक दिन वहाँ गया संडे को, और जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कि रूम पे मेरे जो कलीग थे वो वेट कर रहे थे, ही वॉज वेटिंग फॉर मी। और जब वापस आया तो उन्होंने पूछा कि जैसे नॉर्मल पूछते हैं, वेयर वर यू, कहाँ थे? तो मैंने बताया कि मैं जस्ट टेम्पल गया था। एंड ट्रस्ट मी, माई आंसर डिसअपॉइंटेड हिम। जो ये मेरा जो आंसर था उनको बहुत डिसअपॉइंटमेंट मिला। एंड देन ही सेड, डू यू बिलीव इन ऑल दीज थिंग्स?
तुम क्या इन सब चीज़ों पे विश्वास करते हो? एंड आई सेड व्हाट डू यू मीन? ही सेड कि मैंने कुछ दिनों पहले तुम्हें देखा था कि तुम पिक्चर के सामने कुछ खाना रख रहे थे, मतलब वो भगवान को जैसे भोग लगाते हैं, आप सभी थोड़ा बहुत जानते होंगे। तो मैंने देखा कि तुम पिक्चर के सामने कुछ खाना रख रहे थे और फिर तुम ये सोचते हो कि भगवान ने उसको खा लिया, पिक्चर ने उसको खा लिया। सो आई मीन दीज थिंग्स आर वेरी इमेजिनरी थिंग्स, ये फेथ वाली बातें हैं। और मुझे सरप्राइज़ ये कि तुम बहुत अच्छे कॉलेज से पढ़े लिखे हो, तुमने केमिकल इंजीनियरिंग किया, फिर डू यू बिलीव इन दिस स्टफ, तुम इन चीज़ों पे भरोसा करते हो? सो मैंने कहा व्हाट डू यू मीन बाय दिस, मतलब कहना क्या चाह रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मतलब आर दीज थिंग्स साइंटिफिक, ये साइंटिफिक चीज़ें हैं या फिर केवल फेथ की बातें हैं? और फिर जब मैंने उनसे पूछा कि साइंटिफिक से तुम्हारा क्या मतलब है, तो बोले कि क्या साइंस इस चीज़ को प्रूव कर सकता है भगवान है या नहीं? तो कहने का मतलब ये था, वो मेरा जो दोस्त थे, कलीग थे, वो तैयार थे भगवान को मानने के लिए प्रोवाइडेड अगर साइंस प्रूव करे। आप समझ रहे हैं बात क्या है? मैं मान लूँगा अगर साइंस प्रूव करे। कहने का मतलब साइंस हमें बताती है रियलिटी, साइंस हमें बताएगी क्या सही है क्या गलत है। और अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसको साइंस नहीं बता सकती तो शायद वो फेथ हो सकता है, हमारी श्रद्धा हो सकती है, और हमारी श्रद्धा गलत भी हो सकती है। तो उनका ये डाउट था कि अगर साइंस इन चीज़ों को मानता है तो मैं शायद मानूं, अदरवाइज़ ये बेकार की चीज़ें हो सकती हैं। तो मैंने उनके इस क्वेश्चन को थोड़ी देर सोचा, और फिर क्योंकि मैं सीनियर डिवोटीज़ के टच में था, हमने कुछ लेक्चर सुने थे, तो फिर मैंने उनको कहा कि ठीक है मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करता हूँ, बट आई विल आस्क यू वन क्वेश्चन। तो उन्होंने कहा पूछो। तो मैंने उनसे पूछा कि डज योर मदर लव यू, तुम्हारी माँ क्या तुमसे प्यार करती हैं? एंड ही सेड व्हाट डू यू मीन, मतलब ऑब्वियसली मेरी माँ मुझसे प्यार करती है, ये क्या क्वेश्चन है? सो मैंने कहा नहीं, मेरा कहने का मतलब है प्रूव इट दैट योर मदर लव्स यू। सो ही सेड कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रूव करने का क्या मतलब है? मैंने उनसे बोला कि प्रूव मैथमेटिकली दैट योर मदर लव्स यू। जो यूथ्स हैं शायद उनको समझ में आया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। मतलब आप मैथ से प्रूव करो कि तुम्हारी माँ तुम्हें प्यार करती है। तो कह रहा, उनका फेस उतर गया, कह रहे व्हाट इज़ दिस, मैथ से प्रूव करो मेरी माँ तुम मुझसे प्यार करती है? ऑफ कोर्स माई मदर लव्स मी, वो मुझे रोज़ फ़ोन करती हैं, मैं बीमार होता हूँ तो मेरा इतना केयर करती हैं और मेरे बारे में इतना चिंता करती हैं। बचपन से मैं देखता आ रहा हूँ उन्होंने मेरे लिए इतना सेक्रीफाइस किया है, इसे प्रूव की क्या जरूरत है, मुझे पता है वो मुझसे प्यार करती हैं। एंड देन आई सेड टू हिम दैट यस योर मदर लव्स यू, आपकी माँ के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम उदाहरण लेते हैं, जैसे हम आज इस हॉल में हैं, तो अगर हम पूछा जाए कि चलो आप में से कोई बता सकता है कि संत नगर में, ये संत नगर में आता है, क्या टेम्परेचर है इस समय? चलो नहीं बता सकते। अच्छा, अगर पता लगाना होगा तो कैसे करेंगे? हाथ खड़ा करके थोड़ा सा। ओके, यस सर, यस। कैसे पता करेंगे आप? हाँ, फ़ोन से, हाँ फ़ोन से चेक कर लेंगे, हम गूगल पे चेक कर लेंगे संत नगर, यहाँ पर लाइव लोकेशन क्या टेम्परेचर है, पता चल जाएगा। ठीक है। या फिर अगर कोई और क्रिएटिव होना चाहता है, यू नो दोज हु बिलीव्स इन एक्सपेरिमेंट, वो अपना बाहर से जाके शॉप से थर्मामीटर भी ला सकते हैं, प्रो जी अभी बताते हैं क्या टेम्परेचर है, ज़रा देखो, एंड वी कैन चेक। ठीक है। अब ये चीज़ तो मेजर की जा सकती है, लेकिन प्यार, क्या हम इसको भी मेजर कर सकते हैं ऐसे ही? मेरी माँ कितना प्यार करती है, अच्छा इतने नंबर प्यार करती है, इतने नंबर प्यार नहीं करती, कर सकते हैं? नहीं कर सकते। पर क्या प्यार रियल है? पर क्या उसको मेजर कर सकते हैं जिस तरीके से हम दूसरी चीज़ों को मेजर कर सकते हैं? ये जानना है कि भगवान है या नहीं, तो इसका एक तरीका है। आप कोई दूसरा गलत तरीका लगा के अगर लगाएंगे तो हो सकता है आपको रिजल्ट ना मिला और फिर सोचे हाँ है ही नहीं भगवान। तो ये पॉइंट सबको समझ में आ गया? सब मेरे साथ हैं? यस और नो? ओके। तो हर चीज़ को जानने के अलग अलग तरीके होते हैं, और इसीलिए कभी कभी आप देखेंगे एथीस्ट लोग, एथीस्ट समझते हैं? एथीस्ट समझते हैं नास्तिक, जो भगवान को नहीं मानते, और थीस्ट मतलब जो भगवान को मानते हैं। तो एथीस्ट लोग अक्सर बहुत एग्रेसिव होते हैं। यू नॉनसेंस पीपल, यू बिलीव इन गॉड, सम इमेजिनरी पीपल हु लिव यू नो क्लाउड्स के ऊपर रहता है, वो सारी चीज़ें कंट्रोल कर रहा है। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? दे आर वेरी एग्रेसिव। मतलब उनके कहने का मतलब ये होता है कि भगवान को ना मानना एक इंटेलेक्चुअली सुपीरियर पोजीशन है। मतलब जिसके अंदर दिमाग है वो भगवान को नहीं मानेगा, और जो भगवान को मानते हैं, ठीक है, ये साधु लोग भगवान को मानते हैं, इन्होंने साइंस वाइंस पढ़ी नहीं है,
शास्त्र वास्त्र पढ़ के बोल रहे हैं और बेचारे कर भी क्या सकते हैं, साइंस वाइंस पढ़ेंगे तो उनको पता चलेगा रियलिटी क्या है और फिर उनका अंधविश्वास दूर होगा। दे हैव दिस काइंड ऑफ आइडिया, ठीक है। तो यूथ को स्पेशली आजकल के टाइम में, जैसे यहाँ कुछ छोटे बच्चे भी हैं और कॉलेज के स्टूडेंट्स भी मुझे नज़र आ रहे हैं, आजकल के टाइम में स्पेशली जब हम अपने पूरे दुनिया को देख रहे हैं बाय सोशल मीडिया, प्रोपेगेंडा ड्रिवन सोशल मीडिया के थ्रू हम अपने कल्चर को देखते हैं और हम उस हर चीज़ को रिजेक्ट करना चाहते हैं जिसका कोई भी रिलेशनशिप है हमारे अपने कल्चर से। तो ये प्रॉब्लम इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि हमारे यूथ के मन में या फिर हम सबके मन में क्वेश्चन आता है। हमें दो समस्याएं आती हैं, एक को हम कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ साइंस और एक को हम कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ रिलीजन। प्रॉब्लम ऑफ साइंस का मतलब ये है कि जब आज हम इतना एडवांस कर चुके हैं, 5G टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब जब ये सब हमारे पास है तो क्या अभी भी भगवान को माना जा सकता है? तो ये सवाल है और कहीं ना कहीं हमारे मन में रहते हैं। और फिर हमारे मन में एक और सवाल रहता है कि चलो अगर भगवान है, अगर कुछ लोग इतना मानते हैं तो फिर साइंटिस्ट लोग, हर साइंटिस्ट क्यों नहीं मानता? ये सवाल है। और दूसरा जो प्रॉब्लम आता है मन में वो ये आता है प्रॉब्लम ऑफ रिलीजन। प्रॉब्लम ऑफ रिलीजन का मतलब ये हुआ कि चलो मान भी लिया भगवान है, फिर सवाल है कौन? वो पीसफुल धर्म वाले कह रहे हैं भगवान कोई और है, जीसस कह रहे हैं कोई, क्रिश्चियनिटी कहते हैं कोई और है, इस्कॉन कह रहा है कोई और है, कोई कह रहा है साईं बाबा हैं, कोई कह रहा है मैं ही भगवान हूँ। आई मीन हु इज़ देयर, मतलब जिसके जो मन में आ रहा है। क्या ये मतलब जस्ट ऐसी बात है कि जो आए, मतलब श्रद्धा की बात है, जिसको मानना है और कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं देखो सबका अपना अपना है, जिसकी जिस पे श्रद्धा वो उसके भगवान। तो मतलब क्या ये इतनी रैंडम चीज़ है? तो ये दूसरा क्वेश्चन है। तो लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं इन दोनों क्वेश्चन से, एक तो माने ना माने, और अगर माने भी तो फिर भाई किसको माने, सबके अपने अपने हजार चीज़ें हैं। तो ये जो दूसरा क्वेश्चन है इसको तो मैं आज डिस्कस नहीं करूँगा बिकॉज इट्स अ वेरी ब्रॉड थिंग। आने वाली क्लासेस में इसको सिस्टमेटिकली डिस्कस किया जाएगा, लेकिन मैं पहले क्वेश्चन को आज डिस्कस करूँगा कि भगवान है या नहीं, और अगर हैं तो फिर सारे साइंटिस्ट क्यों नहीं मानते? ठीक है। तो जैसे मेरे दोस्त ने कहा अगर साइंस प्रूव करते तो मैं मान सकता हूँ, लाइक दैट। तो मैं कुछ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स दूंगा। वैसे इस टॉपिक को बहुत डिटेल में और बहुत टेक्निकल तरीके से भी डिस्कस किया जा सकता है, फिलोसॉफिकल तरीके से भी डिस्कस किया जा सकता है, बट पर सबकी समझ में आए उसके हिसाब से मैंने बहुत सिंपल रीजंस हम डिस्कशन करेंगे, कॉमन सेंस रीज़न, ठीक है। पर हाँ, अगर किसी के कोई टेक्निकल क्वेश्चन हो तो वो क्लास के बाद पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर हम बात करें तो कुछ लॉजिकल रीज़न की बात करते हैं। जैसे आपको क्या नज़र आ रहा है? क्या नज़र आ रहा है? फ्लावर, अ पेंटेड फ्लावर। किसी ने पिक्चर बनाई हुई है, ठीक है। तो पेंटेड फ्लावर में केवल एक ही चीज़ होती है, एक एट्रीब्यूट होता है, क्या है? इसमें कलर है। बस हमने कलर को ही तो यूज़ किया है, एक फ्लावर हमने बना दिया जैसा आपको दिख रहा है। तो पर क्या ये फ्लावर अपने आप बन जाता है? पेंटिंग अपने आप बन जाती है? कितने लोगों को लगता है अपने आप बन जाएगा? किसी को नहीं लगता ना। नहीं, बिकॉज कॉमन सेंस की बात है कि इसके लिए हमें कोई व्यक्ति चाहिए जिसको हम बोलते हैं पेंटर। तो हमें एक पर्सन चाहिए, और केवल पर्सन नहीं चाहिए, मतलब अगर मैं बनाने बैठूंगा तो आप समझ नहीं पाएंगे फ्लावर बनाए क्या बनाए। एक पर्सन चाहिए प्लस उसके पास इंटेलिजेंस भी हो कि वो रियल चीज़ को इमिटेट कर दे और देखने पे लगे वाओ फ्लावर है। तो हमें दो चीज़ चाहिए, एक पर्सन चाहिए और उसके पास इंटेलिजेंस भी होनी चाहिए। सबको समझ में आ रहा है? यस और नो? ऑलराइट। सो दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं। अब आपको क्या नज़र आ रहा है? एक पेपर रोज नज़र आ रहा है। तो पहला एग्जांपल था जो केवल 2 डायमेंशन में फ्लावर था। अब हम 2 डायमेंशन से 3 डायमेंशन में आ गए। वो आपको उसमें शेप्स, कट्स नज़र आ रहे हैं और ये बिल्कुल ओरिजिनल फ्लावर्स की तरह लग रहा है। तो क्या ये इसमें 2 एट्रीब्यूट्स हैं? इसमें अब पहले इसमें कलर भी है और इसमें अब शेप भी आ चुका है, 3 डायमेंशनल शेप भी है। तो पर क्या ये अपने आप आ जाता है? आ जाएगा? नहीं आएगा। इसके लिए भी हमें क्या चाहिए? एक हमें क्राफ्टमैन चाहिए, एक पर्सन चाहिए और जिसके पास इंटेलिजेंस हो जो ये कर पाए। सबको समझ में आ रहा है? अपने आप तो ये नहीं होगा। और जैसे हमने कहा कि अगर दिमाग नहीं है, कोई पर्सन भी है तो भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। ऑल राइट। सो नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या नज़र आ रहा है? एक रियल फ्लावर नज़र आ रहा है। और इसमें अब देखिए, इसमें वो चीज़ें तो हैं जो आपको पहले नज़र आ रही थी, कुछ ज़्यादा भी हैं। इसमें आपको कलर भी है, शेप भी है, टेस्ट भी है, फ्रेगनेंस भी है। इसमें वो सारी चीज़ें भी हैं जो कि 2D फ्लावर, 3D फ्लावर में तो थी, प्लस ऐसी चीज़ें जिसको हम इमिटेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, हाउ विल यू इमिटेट टेस्ट?
वी कैन नॉट डू दैट। तो पर क्या ये अपने आप आ सकता है? आता है, ये अपने आप आता है, ये अपने आप आता है बाय केमिकल प्रोसेस, केमिकल एवोल्यूशन से ये अपने आप आया बाय चांस। दिस इज हाउ साइंटिस्ट हैज टोल्ड अस। सो अगर मैं कहूँगा ये अपने आप आया तो किसी को लगेगा ये लॉजिक नहीं है, और ये बात सही है, ये कोई लॉजिक नहीं है, ये इंसल्ट है लॉजिक का। जो एक 2D फ्लावर 3D फ्लावर के लिए हमें एक पर्सन चाहिए और जिसमें दिमाग होना चाहिए, उसके लिए जब हमें ये चाहिए, तो हाँ, अगर हम बात कर रहे हैं रियल फ्लावर का जिसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिसको ह्यूमन्स इमिटेट करना भी मुश्किल है, तो ऑब्वियसली इसको बनाने के लिए हमें एक हायर इंटेलिजेंस और एक हायर पर्सन की ज़रूरत है। आर यू विद मी और नॉट? सबको समझ में आ रहा है? यस और नो? तो ये देखिए, फ्लावर मैंने एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल लिया, और फ्लावर इज जस्ट वन ऑफ द एग्जाम्पल। अगर आप अपने आसपास दुनिया को देखेंगे तो आप ये पाएंगे माइक्रोस्कोपिक लेवल से मैक्रोस्कोपिक लेवल तक हर चीज़ परफेक्टली डिजाइंड है, और उसको इट्स अ वर्क ऑफ लॉजिक, वो एक वर्क है लॉजिक का। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ऐसा कहता है कि नहीं ये चीज़ अपने आप आई है, तो वो ऑटोमेटिक का मतलब है कि वो इनविजिबल डिज़ाइनर या फिर इनविजिबल पर्सन को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है। आप मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे कहते थे, आई सिंपली ट्रेस द लाइन दैट फ्लोज फ्रॉम द गॉड। अब ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया, मैं दूसरे तरीके के एग्जाम्पल पे जा रहा हूँ। सुपर कंप्यूटर्स आप जानते हैं? सुपर कंप्यूटर्स, तो जैसे जब मैं IIT दिल्ली में था तो हम केमिकल इंजीनियरिंग का हमारा एक लैब होता था, तो उसमें क्या करते थे, जो लोग PhD कर रहे थे तो उनको ना कुछ सिमुलेशंस करना होता था। सिमुलेशन क्या होता है कि एक मैथ की एक प्रॉब्लम होती है, उसको सॉल्व करना होता है, और ट्रस्ट में ये बहुत हैवी प्रॉब्लम्स होती हैं, ये कोई सिंपल कैलकुलेशंस नहीं होती। तो जैसे ये क्या होता है, इसमें एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो जैसे मान लीजिए है कि एक प्लेट में पानी रखा हुआ है, तो मैं उसको ऐसे टच करूँगा तो किस तरीके की लहरें उसमें बनेंगी, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। दीज आर वेरी रियली हार्ड प्रॉब्लम्स। तो ये लोग क्या करते थे, जो स्कॉलर्स थे, ये 10-15 हाई कन्फिग्रेशन पीसीस को आपस में कनेक्ट करते थे, और ये फिर 1-2 महीने तक वो पीसी लगातार चलते रहते थे केवल एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और वो भी केवल एक पर्टिकुलर कंडीशन में। तो ये इतनी टफ प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन जब हमारे IIT दिल्ली में जब एक सुपर कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर पता है कैसा होता है, जैसे मान लीजिए एक हॉल है, वो पूरा कंप्यूटर से भरा हुआ है, लाइक उसका जो जैसे CPU होता है ना छोटा सा, तो उसमें इतनी बड़ी बड़ी यूनिट होती है जो पूरे हॉल में फैली होती है। तो वो काम वो घंटों में कर देते थे, जो महीनों में होता था। और हमें बहुत प्राउड हो सकता है इन सब चीज़ों पे। जैसे आपने देखा होगा, जानते भी होंगे, सोफिया, जानते हैं इस रोबोट को? कितने लोग जानते हैं, सुना है? ओह, सब जानते हैं, मोटा मोटा। तो ये एक रोबोट है जो कि शी कैन टॉक, ये बात कर सकती है। आप इसे पूछेंगे सोफिया आप कैसी हो, तो बोलेगी मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो, और फिर वो स्माइल भी कर देगी। I mean, वो केवल बात भी कर सकती है और ह्यूमन इमोशंस को इमिटेट भी कर सकती है, ऑफ कोर्स वेरी पुअरली, बट शी कैन डू। तो क्या ये अपने आप आ गई रोबोट इस तरीके से? नहीं। कई सारे साइंटिस्ट अराउंड द वर्ल्ड कई सालों तक काम करते हैं, उनको पर्पस पता था हम क्या बनाने वाले हैं, उन्होंने टास्क असाइन करे थे कि ये रोबोट क्या क्या कर सकता है, और मिलके कई सालों तक जब मेहनत करी तब जाके वो इस तरीके का रोबोट बनाते हैं जो केवल कुछ छोटा मोटा डीलिंग कर पाता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये एक वर्क है, ये एक इंटेलिजेंस का वर्क है, और वो भी कई साल लगने के बाद हम इस तरह की चीज़ बनाते हैं। बट व्हाट अबाउट दिस? व्हाट अबाउट दिस? साइंटिस्ट बताते हैं कि ह्यूमन ब्रेन इज द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर अवेलेबल ऑन दिस प्लैनेट। और जो लोग ब्रेन का स्टडी करते हैं वही बताते हैं कि ह्यूमन ब्रेन में हम इतनी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं दुनिया की सारी लाइब्रेरीज में है। साइंटिस्ट लोग हमें बताते हैं कि ह्यूमन ब्रेन्स में ट्रिलियंस ऑफ सेल है, और हर सेल इज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर वी हैव। हमारे पास जो टॉप क्लास के जो कंप्यूटर्स हैं उनसे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड इसका एक एक सेल है दिमाग में, और ऐसे ट्रिलियन सेल हैं। ट्रिलियन समझते हैं? ट्रिलियन समझते हैं? एक के बाद कितनी जीरो? 9 जीरो, 1,0,0,0,0,0,0,0,0,0. सो ट्रिलियन इतने सेल्स हैं, हाँ, और ये भी एक रफ अप्रॉक्सीमेशन है। तो कहने का मतलब ये है कि हम ही समझ सकते हैं कि एक रोबोट जो कि बहुत छोटे मोटे टास्क कर रहा है, उसको बनाने के लिए दिमाग चाहिए, पर्सन का रोल चाहिए। तो व्हाट अबाउट दिस काइंड ऑफ इंटेलिजेंस? एक ह्यूमन ब्रेन को बनाना एक सुपर डिज़ाइनर का ही काम हो सकता है। इसके पास एक हाईली कॉम्प्लिकेटेड ब्रेन है जो हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, और इसीलिए
जैसे आप देखेंगे जो पुराने साइंटिस्ट थे जो कि फिलॉसफी भी जानते थे, जैसे यहाँ पे लॉर्ड कैल्विन है, वो बोलते थे कि अगर आप थोड़ा ध्यान से सोचेंगे तो साइंस आपको फोर्स कर देगा भगवान को मानने के लिए। और ऐसे ही अब मैं तीसरा एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। एक मैंने लिया नेचर से, एक लिया मैंने टेक्नोलॉजी से, एक और ले रहे हैं स्पेस टेक्नोलॉजी से। तो जैसे आप ये जानते हैं कि इंडिया भी अक्सर सैटेलाइट लॉन्च करता रहता है। तो जब हम एक सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो इसमें क्या होता है कि ऐसे नहीं कि बस हमने कर दिया, तो एक सैटेलाइट बनाने के लिए एक पूरा कंट्रोल रूम होता है, उसमें हज़ारों साइंटिस्ट दिन रात लगे रहते हैं और बहुत सारे पैरामीटर्स को कंट्रोल किया जाता है राउंड द क्लॉक। जैसे मैं कुछ एग्जांपल यहाँ शो कर रहा हूँ कि स्पिन क्या है, वेलोसिटी क्या है, क्योंकि करोड़ों खरबों रुपए लगाए जाते हैं एक सैटेलाइट में और हल्का सा गलती हुआ, इट्स ऑल ओवर, फिनिश। तो बहुत सारे साइंटिस्ट लगते हैं, तब जाके हम उसको सही टाइम पे लॉन्च कर पाते हैं और सही जगह जाके वो लगता है, ठीक है। लेकिन अगर हम उसी तरीके से देखें जैसे हमारा सोलर सिस्टम है या फिर पूरा जो सन का राइज होना या गैलेक्सी का वर्क करना इतना सिस्टमेटिक है, हमें अगर हम थोड़ा ध्यान से सोचेंगे तो लगेगा कि एक छोटी से केवल सैटेलाइट को ऑर्बिट में डालने के लिए इतनी मेहनत और इतने दिमाग की ज़रूरत है। व्हाट अबाउट दोज थिंग्स जो हम क्रिएट भी नहीं कर सकते। तो हमें सोच सकते हैं क्लियरली कि ये वर्क है इंटेलिजेंस का और एक वर्क है सुपर ह्यूमन पावर का, भगवान का ये काम है। अब पर इसमें एक सवाल आ सकता है, जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है वो ये पूछ सकते हैं कि प्रभु एक पर बात ये है, ठीक है हम ये बोल सकते हैं कि ठीक है हम ये नहीं बना सकते, तो लग रहा है किसी दिमाग ने बनाया है तो ऑब्वियसली कोई सुपर ब्रेन होगा, बट हम इस चीज़ को इंश्योर कैसे करें। जैसे मैं एक उदाहरण से बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आप कभी मेरे घर में मेरे रूम में आएंगे तो आप ये पाएंगे कि एक वॉल है, उस पर बहुत अच्छा लाइक कलरफुल कलर्स हैं, और अक्सर जो लोग आते हैं वो कहते हैं प्रभु वाओ व्हाट अ डिज़ाइन। और फिर मैं कहता हूँ नहीं कोई डिज़ाइन नहीं है, मैं तो बहुत सारे कलर लाया था, बस ऐसे ही छिड़का था और ये रैंडम लाइक इट केम आउट ऐसा डिज़ाइन बन गया। अब लोग मेरे से पूछते हैं कैसे बनाया था, बनाया नहीं था, तो रैंडम क्रिएशन था। आप समझ रहे हैं। तो सवाल ये आ सकता है कि जिसको मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं भगवान ने बनाया है, इसमें तो लॉजिक लगा हुआ है, क्या पता वो रैंडम क्रिएशन हो, जैसे कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन। तो इस तरीके के टर्म्स यूज करते हैं कि हजारों करोड़ों साल बाद चीज़ें यहाँ पे आज आई हैं, तो क्या पता ऐसे हुआ हो। हमें कैसे इंश्योर करें कि ये सच में किसी ने बनाया है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? यस और नो? सब हाथ खड़ा करो जिसको आ गया क्वेश्चन समझ में। ओके, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। तो देखो मैं इसको इसके तरीका है बहुत सिंपल। तो हमारे पास दो क्राइटेरिया हो सकते हैं। अगर कोई चीज़ है हमें देखना चाहते हैं किसी ने बनाया या नहीं बनाया, तो दो क्राइटेरिया। पहला, अगर उसमें बहुत सारे पार्ट हैं उस चीज़ में और हर पार्ट का अपना एक फंक्शन है, पर जो कंप्लीट चीज़ है वो कुछ और फंक्शन करती है जो इंडिविजुअल पार्ट नहीं कर सकता, तो हम कह सकते हैं किसी दिमाग वाले व्यक्ति ने बनाया। जैसे मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास से फ़ोन है, सबके पास है, मेरे से बेटर भी हो सकता है। तो देखिए इसमें अलग अलग पार्ट है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक पार्ट ये है, ठीक है, इसका कुछ फंक्शन है मे बी प्रोटेक्शन से बचाने के लिए, डर्ट से बचाने के लिए। दूसरा पार्ट आप यहाँ पे कुछ ये देख रहे हैं, इसको कैमरा बोलते हैं, इसका एक फंक्शन है अपना, ठीक है। यहाँ पे कुछ बटन है, ये इसको लॉक ओपन करने में काम करते हैं। ये एक स्क्रीन है और यहाँ पे इसके अंदर सेंसर लगे हुए हैं, उसका एक अपना काम है। सेंसर का काम केवल फिंगर्स को सेंस करना है, दैट्स इट, उसके आगे कुछ नहीं। लेकिन फिर इसके अंदर और सर्किट्स हैं जो कि बताते हैं कि उस आइकन को क्लिक करने से क्या होगा। तो ये अपने आप में कंप्लीट कॉम्प्लेक्स चीज़ है। बात समझने की ये है कि और ये जो फ़ोन मिलके एक फंक्शन कर रहा है कॉलिंग का, वो इंडिविजुअल पार्ट नहीं कर सकता। ये बटन कॉलिंग नहीं कर सकते, कैमरा कॉलिंग नहीं कर सकता, ये सेंसर कॉलिंग नहीं कर सकता, इसके अंदर जो सर्किट है वो कॉलिंग नहीं कर सकती। ये जब सब चीज़ें मिलती हैं तब ये वो काम करता है जो हम जिसके लिए इसको हम मोबाइल बोलते हैं। आप बात समझ रहे हैं। आपको इसमें फिर कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन भी है। जैसे मान लीजिए मैं इसको अलग तरीके से इसका एक पर्टिकुलर फंक्शन है, ठीक है, जिसके लिए डिज़ाइन किया गया है। अब मान लीजिए मेरी किसी से दुश्मनी हो जाए, मुझे पसंद नहीं आ रहे, ये हंस नहीं रहे मेरे लेक्चर में, तो मैं फेंक के भी मार सकता हूँ सर में, तो ये भी एक काम आ सकता है इसका। पर इस चीज़ के लिए बनाया नहीं गया। तो जिस चीज़ के लिए बनाया गया है वो मैं बता रहा हूँ कि उसमें अलग अलग पार्ट हैं और हर पार्ट वो काम नहीं कर सकता, पर मिलके वो काम हो रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ हाँ, किसी दिमाग वाले व्यक्ति ने अलग अलग चीज़ों को इकट्ठा करके एक ऐसा काम करवाया जो कि हर पार्ट नहीं कर सकता था। इट्स अ वर्क ऑफ इंटेलिजेंस। ये समझ में आया आपको? यस और नो? और जितना ज़्यादा कोई चीज़ कॉम्प्लेक्स होगा उतना ज़्यादा भाई बहुत दिमाग लगाया। यस और नो? तो ये चीज़ है, ठीक है।
तो मैं इसके जैसे कुछ कॉमन उदाहरण देता हूँ ताकि अगर किसी को, क्योंकि कुछ एजेड डिवोटीज भी हैं, अगर उनको समझ में ना आए। कॉमन उदाहरण, तो जैसे मान लीजिए एक बार मैं एक स्टोरी है, जस्ट इमेजिनरी स्टोरी, कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। मैं घर में था तो मेरे कुछ फ्रेंड्स आए और उन्होंने बोला कि प्रभु जी चलो डिनर विनर पे चलो, कुछ पार्टी वार्टी करो आप, ये सब। तो मैंने कहा कि नहीं मैं बहुत बिजी हूँ, अब नहीं करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है काम करते हैं, गेम खेलते हैं। आप इस गेम को जानते हैं? बच्चे जानते होंगे। इसमें क्या होता है कि नंबरों को थोड़ा सा अरेंज करके ना कुछ मीनिंगफुल वर्ड बनाने होते हैं, नंबर अरेंज करके, ठीक है। तो हमने कहा भाई ये गेम खेलते हैं, डिनर विनर बाद में करेंगे। तो वो कह रहे कहाँ फंस गए। तो थोड़ी देर गेम खेले, मैं बीच में वॉशरूम के लिए गया। जब मैं वापस आया, एक भी भाई मेरा दोस्त नहीं था उस रूम में। और मैंने देखा कि जो वर्ड्स थे ना, लेटर्स को अरेंज करके ये लिखा हुआ था, टेक अस आउट टू डिनर यू माइजर पर्सन। हे कंजूस, हमें कम से कम डिनर पे तो लेके जाओ। समझ में आया बात? मैंने नहीं देखा किसने किया है, ना मेरे सामने ये हुआ है। तो आपको क्या लगता है मेरे मन में क्या आएगा किसने किया है? ये ऊपर पंखा चल रहा है, लेटर हिल के इस तरीके से अरेंज हो गए, या फिर हो सकता है कोई बिल्ली आ गई, उसने पूंछ हिलाई और इस तरीके से लेटर अरेंज हो गए। ऐसा आएगा मेरे मन में? क्या आएगा मेरे मन में? किसने किया ये? किसने किया? फ्रेंड्स ने किया, पर मैंने देखा नहीं है उनको। पर मुझे 100% गारंटी है, बियॉन्ड डाउट मेरे दोस्त ने किया। क्यों? क्योंकि इसका एक स्पेसिफिक मीनिंग है। इसमें इतने सारे लेटर हैं, एक भी लेटर इधर उधर हो जाएगा, जिब्रिश बन जाएगा, मीनिंगलेस बन जाएगा। पर हर लेटर का वहीं पे अरेंजमेंट होना एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, जो कि मेरे कॉन्टेक्स्ट में बहुत स्पेसिफिक है। डिनर की बात चली तो कह रहे कंजूस थोड़ा खाने पे तो लेके जाओ, तो मुझे 100% पता है मेरे दोस्तों ने किया। हालांकि मैंने अपने दोस्त को करते हुए देखा नहीं है। तो कहने का मतलब ये कि हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब अगर हमने देखा भी नहीं है डिजाइनर को, वो लोग बोलते हैं बताओ कैसे किया भगवान ने डिजाइन, दिखाओ कहाँ हुआ, देखने की जरूरत भी नहीं है। हम इंटेलिजेंस ही पता कर सकते हैं कि अगर हमारा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस भी नहीं है, द डिजाइन इटसेल्फ इज द प्रूफ कि किसी ने उसको बनाया है। मैं जैसे कुछ और कॉमन एग्जांपल से आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। जब मैं पहली बार IIT गया था तो मैंने ये देखा, और पता है मेरे मन में क्या हो? ओ वाव, हरा घोड़ा। ऐसा है होगा किसी के मन में? नो, मुझे लगा किसी ने बनाया है ये। मुझे नहीं पता, मैं पहली बार उधर गया हूँ, मुझे नहीं पता किसने बनाया, कौन है, क्या है। और मैंने पहली बार देखा था, पर मुझे पता है ये ऐसा कुछ होता नहीं है, किसी ने पेड़ को काट काट के कुछ ऐसे किया है, नहीं। तो डिज़ाइन इटसेल्फ इज अ प्रूफ किसी ने किया है। मुझे नहीं पता किसने किया, बट आई नो सम किसी ने किया है। ऐसे इस तरीके से मुझे पता है किसी ने किया है, मुझे नहीं पता, मैं जानता नहीं किसने किया है, बट आई नो किसी ने किया है। ये बात समझ में आ रही है सबको? तो हम अपनी क्रिएशन को देख के पता लगा सकते हैं किसी ने किया है। मैं ये पिन पॉइंट नहीं कर सकता मे बी किसने किया, बट आई नो किसी ने किया है। तो जैसे मान लीजिए एक और मैं कॉमन एग्जांपल देता हूँ जो आप लोगों को शायद समझ में आए। किसी ने ये देखा है, ये पिक्चर देखी किसी ने देखा? हाथ खड़ा करो, थोड़ा लंबा हैंड रेस करो। ओके, आप लोग मूवीज़ देखते हैं मतलब, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये हॉलीवुड में है। अगर आप कभी वहाँ जाएंगे हॉलीवुड में, तो ये माउंट रशमोर है। तो यहाँ पे कोई भी पहली बार जाता है तो यहाँ पे ना 4 चेहरे हैं, और सरप्राइजिंग बात है चारों चेहरे अमेरिका के प्रेसिडेंट के हैं। जिसने, जैसे आप में से कितने लोगों ने इसको पहली बार देखा? हाथ खड़ा करो। इस पिक्चर को पहली बार किसने देखा? ओके, बहुत लोगों ने देखा। क्या आप में से किसी को ऐसे लगता है कि बारिश होने की वजह से धीरे धीरे पत्थर गल के कट के इस तरीके से हजारों साल बाद इस तरीके की शेप आ गई है? किस किस को ऐसा लगता है? या जिसने पहली बार देखा किसको लगता है किसी ने किया ही है? वो हाथ खड़ा करें। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि मुझे नहीं पता किसने किया है, मैं पहली बार देख रहा हूँ, बट आई नो किसी ने किया है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो हम ये क्वेश्चन काम का नहीं है कि मुझे दिखाओ भगवान ने कैसे किया था, नो, बट वी कैन नो बाय द डिजाइन इटसेल्फ कि समवन हैज डन इट, सम इंटेलिजेंट पावर हैज डन इट। ठीक है, ये समझ में आ गया सबको ये वाला पॉइंट? यस और नो? ओके। और इसीलिए अगर आप साइंटिस्ट की स्टेटमेंट्स देखेंगे तो जैसे न्यूटन भी बोलते थे कि ये जितना भी जो अरेंजमेंट है कॉस्मोस का, प्लैनेट्स का, तो ये साफ साफ पता चलता है कि कोई इंटेलिजेंट पर्सन है जो इस चीज़ को कर रहा है, और उसको हम भगवान बोलते हैं। ऐसे ये रामानुजाचार्य कह रहे हैं कि हर इक्वेशन मेरे लिए मीनिंगलेस होती है जब तक मैं उसको एन इक्वेशन फॉर मी हैज़ नो मीनिंग अनलेस इट रिप्रेजेंट्स अ थॉट ऑफ गॉड। और ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो
जैसे कोई ये बोल रहे हैं कि जो लोग ये कहते हैं कि साइंस पढ़ने के बाद वो एथीस्ट बन गए, तो कह रहे हैं वो सिली पर्सन है, उसने या तो साइंस अच्छे से पढ़ी नहीं है, ठीक है। और जैसे ये बोल रहे हैं कि साइंस एंड देयर इज नो इनकॉम्पैटिबिलिटी बिटवीन साइंस एंड रिलीजन, तो साइंस में और भगवान को मानने में कोई इनकॉम्पैटिबिलिटी नहीं है। हाँ, साइंस ये हमें गाइड करती है, साइंस शोज दैट द गॉड एग्जिस्ट। ओके, तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, मैं हर उदाहरण में जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, बट आप लोगों को मोटा मोटा मैंने समझा दिया, ठीक है। अभी तक हमने ये दिखाया कि हम सिंपल लॉजिक से समझ सकते हैं कि भगवान का किस तरीके से क्रिएशन है, और अगर हमने भगवान को बनाते हुए भी नहीं देखा तो भी हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने किया है। यहाँ तक मैंने बताया है, और बहुत सारी चीज़ें थी वो मैंने थोड़ा सा स्किप किया है। इतना सबको समझ में आ गया कि किसी को कोई डाउट है इस चीज़ में, कोई क्वेश्चन किसी का यहाँ पे? अब मैं इस दूसरे पार्ट पे जा रहा हूँ, कोई क्वेश्चन नहीं है? सबको समझ में आ रहा है? यस और नो? ओके। स्पीकर को जब साइलेंस मिलता है तो उसको बहुत कंफ्यूज हो जाता है तो समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। ओके, तो अब हमारे दूसरे पार्ट पे जो मेरे दोस्त का क्वेश्चन था कि जैसे मैंने इतनी बड़ी बड़ी ये सब बातें करी, तो मैं कह रहा हूँ भगवान है, तो फिर अगर ऐसा है तो सारे साइंटिस्ट क्यों नहीं मानते? ये सवाल तो बनता है कि नहीं बनता? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि नहीं है? तो अब हम इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं, तो आप इसको ध्यान से सुनना, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। हो सकता है थोड़ा सा टेक्निकल लगे, पर मैं कोशिश करूँगा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ओके, सो हो सकता है थोड़ा सा टेक्निकल लगे, बट मैं कोशिश करूँगा आपको समझ में आ जाए। किसी को भी डाउट होगा हम ले लेंगे, ठीक है, पर समझ के जाना घर यहाँ से। ओके, सो ओके, अब मैं एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट बताने वाला हूँ। ये फिलॉसफी का कंसेप्ट है और मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा और आप इसको ध्यान से समझना। पहली चीज़ ये है कि नॉट ऑल साइंस कैरी द सेम अथॉरिटी। अलग अलग तरीके की साइंस होती है और हर साइंस की उतनी अथॉरिटी नहीं होती। ओके, तो अब मैं इसको थोड़ा समझाता हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ओके, किसी को नींद तो नहीं आ रही पीछे? सब मेरे को देख पा रहे हैं पीछे? एवरीवन एट द बैक? ऑल राइट, ठीक है, थैंक यू। तो देखिए, दो तरीके की चीज़ें होती हैं। एक होते हैं रिपीटेबल इवेंट्स और एक होते हैं नॉन रिपीटेबल इवेंट्स। रिपीटेबल इवेंट्स का मतलब जिस चीज़ को मैं बार बार कर सकता हूँ। नॉन रिपीटेबल इवेंट्स मतलब जो वंस इन अ लाइफ टाइम इवेंट। तो जैसे मान लीजिए, अच्छा, और जो रिपीटेबल इवेंट्स होते हैं ना, तो उसमें हमारी साइंस परफेक्ट होती है। परफेक्ट क्यों? क्योंकि साइंस की जो एक्सप्लेनेशन होती है उसके पास प्रिडिक्टेबल पावर होती है। प्रिडिक्टेबल पावर का मतलब क्या है? तो जब हम सैटेलाइट का, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, जब हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं ना, तो साइंटिस्ट लोगों को पहले से ही पता होता है ये कब ऑर्बिट से बाहर जाएगा, ये कब मून पे जाके गिरेगी, उनको पहले से पता होता है। पहले से कैसे? इज नॉट अमेजिंग चीज़? ये इतनी अमेजिंग बात नहीं है कि जो चीज़ हुई नहीं है वो पहले से बता सकते हैं कि ये चीज़ कब कब होगी। तो कितने इंटरेस्टिंग बात है। और तो जब हम ये सब चीज़ें देखते हैं ना, तो हमें लगता है वाओ, साइंस इज सच अ पावरफुल थिंग, और सच में है। लेकिन ये केवल उन चीज़ों के लिए जिनको हम रिपीट कर सकते हैं। सैटेलाइट को भेजना हम रिपीट कर सकते हैं, या सैटेलाइट को भेजने की भी ज़रूरत नहीं है। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास मान लीजिए कोई बॉल है, तो मुझे पता लगाना है कि मैं इसको किस फोर्स से फेंकूं और किस एंगल पे फेंकूं कि कहाँ जाके गिरेगी। तो मैं बार बार एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ और अपनी इक्वेशन बना सकता हूँ, और एक ऐसी इक्वेशन बना दूंगा कि जिसमें अब मैं केवल मुझे नंबर डालना है कि अगर मैं 100 न्यूटन से बॉल को फेंकूंगा तो कितनी दूर जाके गिरेगी। तो कितनी प्रिडिक्टिव पावर है, मतलब जो चीज़ नहीं हुई है मैं उसको भी प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। पर याद रखिएगा, ये चीज़ केवल तब होती है जब रिपीटेबल इवेंट्स होते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट वंस इन अ लाइफ टाइम इवेंट, जो चीज़ केवल एक बार हुई, जैसे ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड कैसे उत्पन्न हुआ, हम कैसे आए, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता, बिकॉज वी कैन नॉट गो बैक, वो जस्ट हुआ। आप मेरी बात सुने? इसका मतलब ये है कि जब साइंटिस्ट लोग जो ओरिजिन ऑफ लाइफ से डील करते हैं, जो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स से डील करते हैं, जब वो आपको ये बोलें
कि हमें भगवान की ज़रूरत नहीं है यूनिवर्स को एक्सप्लेन करने के लिए, तो आपको ये क्लियर कट समझ जाना चाहिए ये उस साइंटिस्ट का पर्सनल ओपिनियन है। ये वो साइंस की बात नहीं कर रहा है, वो अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा है। लेकिन हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि साइंटिस्ट बोल रहा है तो मस्ट बी ट्रू। मैं इसको एक कॉमन एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे सचिन तेंदुलकर को सब जानते हैं, इंडिया में तो सभी जानते होंगे, जो क्रिकेट नहीं खेलता वो भी जानते हैं, ये सर नो। अब सचिन, मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, ठीक है, किसको जीतना चाहिए? इंडिया को जीतना चाहिए, ऑफ कोर्स इंडिया को जीतना चाहिए। तो वैसे हम ये बताते हैं कि ओके, उस पर बात में आएंगे। तो हमें इंडिया को जीतना चाहिए। मान लीजिए इंडिया हार गया सपोज, अब फिर उसके बाद आप देखते हो टीवी पे आज तक, एबीपी और सब पे फिर बिठा के रखते हैं, वो पूरा के एक वो बन जाता है, कमेंट्री रूम बन जाता है उनका स्टूडियो, वो एक उसको स्टेडियम बना देते हैं और वहाँ पे सारे एक्सपर्ट लोगों को बुलाते हैं और फिर पूछते हैं कि कहाँ गड़बड़ हुई, सिलेक्शन में गड़बड़ थी या फिर टॉस जीतने के बाद हमने गलत फैसला लिया। मान लीजिए सचिन तेंदुलकर को बुलाया जाता है, सचिन तेंदुलकर कहता है कि भाई देखो, हमने जो गड़बड़ करी, टॉस जीतने के बाद हमें बैटिंग करनी चाहिए थी, इन्होंने बॉलिंग मांग ली, ये पिच इस हिसाब से नहीं थी, तो हमने गड़बड़ किया। तो हम मान सकते हैं कि हाँ, सचिन तेंदुलकर बोल रहा है तो शायद ये थोड़ा ठीक होगा। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन दिया है, उसको एक्सपीरियंस है, उसको नॉलेज है, ही इज़ एन एक्सपर्ट इन दैट एरिया। सही बात है, हमारा फेथ होगा और इसीलिए न्यूज़ एंकर उसी को बुला के लेके आते हैं, वो मेरे को नहीं बुलाएंगे, थोड़ा आप बताओ आपके हिसाब से क्या गड़बड़ हुई, नहीं, वो किसी एक्सपर्ट को लेके आएंगे। अब मान लीजिए ये डिस्कशन के बीच में फिर ऐड आता है और फिर सचिन तेंदुलकर आपको फिर से उस ऐड में नज़र आते हैं और फिर वो कहेंगे, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये दुनिया का बेस्ट वाटर प्यूरिफायर है, आरओ सिस्टम, रिवर्स ऑस्मोसिस और ये एंटी इन्फेक्शन सब कुछ करता है, प्लीज़ परचेज इट। और हम कहेंगे वाओ, सचिन तेंदुलकर बोल रहा है, मस्ट बी ट्रू, नो? कितने लोगों को लगता है सचिन तेंदुलकर को आरओ का मतलब भी पता है? या आप में से कितने लोगों को आरओ का फुल फॉर्म पता है? जरा हाथ खड़ा करो। ओके, कई लोगों को पता है। किस किस के घर में लगा हुआ है? ज़्यादा के घरों में लगा हुआ है। सो अच्छा, जिसको फुल फॉर्म पता है उसको पता है रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होती है? कोई एक्सप्लेन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। और जो सचिन तेंदुलकर, जिनका हमें एजुकेशन बैकग्राउंड पता है, ऑफ कोर्स नो डिसरिस्पेक्ट, लाइक ही इज़ वो अपने अलग एरिया में एक्सपर्ट है, वो आके हमें बोल रहे हैं ये बेस्ट आरओ है, ये है, ये है, ये आप खड़ो। और हम कहते हैं हाँ सचिन तेंदुलकर। अरे मेरे भाई, उसने तो वो बोलने के पैसे लिए हैं, उसको नहीं पता वो क्या बोल रहा है, उसको नहीं पता कुछ। पर हो क्या रहा है, वो क्रिकेट की अथॉरिटी को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। हे, आई एम एक्सपर्ट हेयर एंड नाउ आई एम सेइंग दिस वाटर प्यूरिफायर इज बेस्ट, सो इट मस्ट बी ट्रू। और यही गलती हम करते हैं साइंस में। साइंस परफेक्ट है लेकिन केवल रिपीटेबल इवेंट्स में। और जब साइंटिस्ट आके कहते हैं हे, हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बिना भगवान के ओरिजिन कैसे हुआ, हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हम यूनिवर्स कैसे बना, हमें गॉड की जरूरत नहीं है, तो हम कहते हैं ओह, साइंटिस्ट कह रहे हैं मस्ट बी ट्रू। बट प्लीज रिमेंबर, दीज आर जस्ट आइडियाज टू बी एक्सप्लोर्ड, दोज आर नॉट फैक्ट्स। क्योंकि वो रिपीटेबल इवेंट्स नहीं है, हम अभी भी पूछ सकते हैं व्हाट इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन। और इसीलिए आप लोगों को शायद आइडिया होगा, हर बार कोई नया नया थ्योरी आता रहता है, स्ट्रिंग थ्योरी, ये थ्योरी, वो थ्योरी। ऐसे बोलते हैं कि जैसे कहते हैं ना, बस और गर्लफ्रेंड का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। मैंने एक जोक सुना था, मुझे नहीं पता कितना सही है, पर ऐसे ही कहते हैं कि कॉस्मोलॉजी में भी ना ज़्यादा एक थ्योरी पे ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए, दिमाग नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि नहीं भी समझ में आ रही, कोई बात नहीं, अगले साल नई थ्योरी आ रही है उसको एक्सप्लेन करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये केवल हमें एक्सप्लेन करना है, हमें नहीं पता एग्जैक्टली क्या हुआ था, और जो चीज़ बेस्ट एक्सप्लेन कर पाएगी हम उसको ले लेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? कोई फैक्ट नहीं है, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन हम कंफ्यूज आते हैं कि हे, साइंटिस्ट बोल रहे हैं तो भगवान नहीं है, तो मतलब भगवान नहीं है। तो ये चीज़ क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर साइंटिस्ट जो बोलते हैं वो साइंटिफिक नहीं होता। आई रिपीट, अक्सर जो साइंटिस्ट बोलते हैं वो साइंटिफिक नहीं होता, वो अपने ओपिनियंस भी बता रहे होते हैं। साइंटिफिक का केवल मतलब वही होगा जो एक्सपेरिमेंट से प्रूव होके बता रहे होंगे, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। मैं इसका उदाहरण दिखाता हूँ, आपको शायद विश्वास नहीं होगा ना। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ,
हमें कभी कभी इतना फेथ क्यों आता है साइंस पे, जैसे मेरे दोस्त को था, क्योंकि हमें लगता है देखो रिलीजन में मानना पड़ता है, कोई किसी को भी मान ले, लेकिन साइंस में मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्सपेरिमेंट करो, फैक्ट होते हैं और बिलीव करना होता है। अब ये बात बिल्कुल सही है कि आप एक्सपेरिमेंट करो, रिजल्ट आएगा, वो हम परोसते हैं दूसरों को, तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि एक्सपेरिमेंट अपने आप नहीं होते हैं। एक व्यक्ति होता है जो एक्सपेरिमेंट करता है, और ये एज्यूम कर लेना कि उसकी कोई रिलीजियस बिलीफ नहीं है, उसके कोई फिलोसॉफिकल बिलीफ्स नहीं है, ये केवल एक मिथ है। मतलब हर व्यक्ति के अपने आइडियाज़ होते हैं पहले से दुनिया के बारे में। आप सबके भी आइडियाज़ हैं, मैं एक नया आइडिया यहाँ से दे रहा हूँ। आप सबके पहले से अपने अपने आइडिया हैं, दुनिया क्या है, कैसे है कि नहीं है, सबका कुछ ना कुछ है। और जब हम उस माइंड से एक्सपेरिमेंट करते हैं और अगर हमें ऐसा रिजल्ट मिलता है जो हमारे सोचने से मैच नहीं करता, तो पता क्या होता है, उनको साइड कर दिया जाता है, और इसको हम कहते हैं नॉलेज फिल्टर। आप ये मत सोचो कि जो चीज़ रिजल्ट आते हैं वही परोसे जाते हैं। मैं कुछ उदाहरण देके बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को लगे, ऐसा ना लगे कि मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि भरोसा भी नहीं होगा ना, सैफरन पहन रखे। तो ये नोबेल लॉरेट है, नोबेल लॉरेट का मतलब इनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है। तो ये बोल रहे हैं कि साइंटिफिक इंक्वायरी रेस्ट ऑन द नोशन दैट ऑल मैनिफेस्टेशन इन द यूनिवर्स आर एक्सप्लेनेबल इन नेचुरल टर्म्स विदाउट सुपरनैचुरल इंटरवेंशन। कहने का मतलब ये बोल रहे हैं कि साइंस का मतलब ये है कि हम किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे तो हम उसको नेचुरल तरीके से करेंगे, हम भगवान जैसे किसी चीज़ को लेके नहीं आएंगे। ये हमारी क्या है, अजम्पशन है। मतलब हम शुरुआत ये मान के करें कि कोई भगवान नहीं। अब जब शुरुआत ये मान के करिए कोई भगवान नहीं, तो आपको क्या भगवान मिलने वाले हैं? अब मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो जैसे मान लीजिए मेरे पास मछली पकड़ने का एक नेट है, उसमें मैंने नेट में मैश होता है ना, जो जाल होता है, मान लीजिए उसका जो साइज़ है वो 5 इंच का है, तो 5 इंच से छोटी मछली मैं कभी पकड़ पाऊंगा? पकड़ पाऊंगा कभी? वो तो उसमें से निकल जाएगी ना। तो जब हमने पहले से ये सोच रखा है कि भगवान नहीं है, हम ये एज्यूम करके चलेंगे, तो भगवान मिलने वाले भी नहीं है। और फिर ये साइंटिस्ट आके बोलेंगे भगवान नहीं, हम कहेंगे ओ साइंटिस्ट बोल रहे हैं, ओ नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है, भगवान नहीं होंगे। पर सवाल ये है कि इन्होंने कौन सा ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है जिससे ये इस अजम्पशन पे आ पाए। बेसिक assumption of science is that world can be explained entirely in physical terms without godlike entity। कौन से एक्सपेरिमेंट से इन्होंने ये पता लगाया कि ये assumption सही है? पॉइंट इज देयर इज नो assumption, ये इनका खुद का बिलीफ है। तो आप ये मत सोचो कि बिलीफ केवल रिलीजन में होता है। अगर आप थोड़ी गहराई में जाओगे तो उससे ज़्यादा बिलीफ आपको साइंस में ही मिलेगा। ये बात समझ में आ रही है सबको? यस और नो? ऑलराइट, तो इसका नुकसान क्या होता है? इसका नुकसान ये होता है कि अगर कोई चीज़ साइंटिस्ट के दिमाग से मैच नहीं करेगी, वो उसको हटा देंगे और वो एक ठप्पा लगा देंगे। जैसे इन्होंने क्या किया, जैसे यहाँ पे किया, मतलब कि जो साइंस एक्सप्लेन करेगा वो इंटेलिजेंस है और जो शास्त्र बताएंगे वो इर्रेशनल है। तो बाय डिफॉल्ट एक चीज़ पे पहले से ही स्टैंप लगा दी, हे तुम्हारे शास्त्र इर्रेशनल है, पहले से ही बाय डिफॉल्ट। अगर कोई इंटेलिजेंट व्यक्ति है तो वो ध्यान से दोनों चीज़ों को समझेगा, भगवान है या नहीं, दोनों आर्ग्यूमेंट को सुनेगा, फिर अपना फैसला लेगा, राइट। लेकिन यहाँ पे अजम्पशन ही ये कि वो नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि साइंस वर्क्स लाइक दैट, हाँ, क्योंकि उस व्यक्ति का अपना ओपिनियन होता है। नॉट ऑल स्टेटमेंट बाय साइंटिस्ट आर साइंटिफिक। अब मैं इसका, जैसे यहाँ पे ये स्टेटमेंट है, ये हार्वर्ड के जेनेसिस्ट है, तो ये बोल रहे हैं कि देखो, जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था ना, इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा तो कौन जीतेगा? या जीतना चाहिए, किसको जीतना चाहिए? कोई है जो पाकिस्तान सपोर्टर है? अगर आपको इंडिया का एक भी प्लेयर पसंद नहीं है, सबको गालियां देते हो, इसको तो बॉल डालनी नहीं आती, इसको तो बैटिंग करना नहीं आता, कर क्या रहे टीम में, पर फिर भी पाकिस्तान के साथ मैच होगा, भाई जीतेगा इंडिया, इंडिया जीतना चाहिए। क्यों? ये हमारी नेशनल कमिटमेंट है। इसी तरीके से साइंटिस्ट की भी अपनी कमिटमेंट होती है। वो बेचारे लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं नेचुरल चीज़ों से एक्सप्लेन करने के लिए, और फिर वो एंड रिजल्ट ये दे दे कि भगवान है। इट डज नॉट मेक एनी सेंस। तो ये कह रहे हैं कि अगर हमारी थ्योरी एक्सप्लेन भी नहीं करती और हमारी थ्योरी बिल्कुल नॉनसेंस भी होगी, तो भी हम उन्हीं को ही मानेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारी कमिटमेंट है। तो इस तरीके से दिमाग काम करता है, ठीक है। तो अब मैं एक चीज़ पे आ रहा हूँ, जैसे मैंने बताया था कि अगर कोई चीज़ मैच नहीं करती ना, उसको साइड में कर देते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक वीडियो है, मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो जैसे लाइफ का ओरिजिन कब हुआ, कौन बताएगा? कितने साल पहले ओरिजिन हुआ लाइफ का? कोई है? मुझे पता है, नहीं पता, कोई तुक्का मारना चाहेगा?
एक हाथ दिख रहा है। यस प्रभु जी, आप थोड़ा गैस करेंगे। 5 बिलियन ईयर्स पहले हुआ। ऑल राइट, एक बार निकले थोड़ा सा क्लैपिंग कर सकते हैं, बहुत क्लोज बताया इन्होंने। गुड। साइंस के हिसाब से, तो साइंस के हिसाब से जो ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ वो हुआ है 4 से 5 बिलियन साल पहले, बिलियन साल पहले। अच्छा, इंसान कब आए? मतलब इंसान पहले नहीं थे, इंसान कब आए? कोई रफ तुक्का? यस, पीछे माता जी गैस करना चाहते हैं। 8000, 10,000 ईयर्स। ऑल राइट, और कोई? हाँ, एक और हाथ पीछे फिर से। 70,000। अच्छा, और कोई ट्राई करना चाहेगा? अब समझ में तो आ रहा है कि ये गलत है, तो थोड़ा और लंबा है, कोई स्ट्रेच करना चाहेगा? आप ट्राई करेंगे बच्चे लोग? एक और, चलो लास्ट तुक्का माता जी इसकी तरफ से। इंसान कब आए? हाँ, आप बोलना चाहेंगे? 100 मिलियन। ऑल राइट, तो 100 मिलियन तो बहुत ज़्यादा हो गया। साइंस के हिसाब से जैसे वो बोलते हैं 1 से 2 मिलियन साल पहले, मतलब 1 से 2 मिलियन साल, मतलब 20 लाख साल पहले इंसान नहीं थे, ठीक है, साइंस के हिसाब से। पर अब देखिए, ऐसे एक बुक है जिसका नाम है फॉरबिडन आर्कियोलॉजी। वेल डॉक्यूमेंटेड प्रूफ मिले कि हमें इंसानों की हड्डियां या इंसानों के स्कल्स उस लेयर में मिले जिस लेयर में डायनासोर्स थे। मतलब कम से कम 50 से लेके 60 मिलियन साल पहले भी इंसान के हमें वो मिले। लेकिन ये चीज़ चुपचाप साइड कर दी गई, कभी ना स्कूल में पढ़ाया गया ना कॉलेज में पढ़ाया गया। क्यों? क्योंकि अगर हम इस चीज़ को पढ़ाएंगे हमारी साइंस क्राइसिस में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि हम डार्विन थ्योरी के हिसाब से केवल 1 से 2 मिलियन साल पहले इंसान थे, क्योंकि उससे पहले तो हम बंदर थे। शिला प्रभुपाद कहते थे कि डार्विन और उसके फॉलोअर आज भी बंदर ही हैं। दैट इज शिला प्रभुपाद यूज्ड टू से कि वो आज भी बंदर ही हैं, वो इंसान अभी भी नहीं बने। तो पर 50 से 60 मिलियन साल पहले भी अवशेष थे, जैसा हमारे शास्त्रों में पता है, हम पहले से थे, लेकिन कुछ नहीं पढ़ाया जाता। उसको कहते हैं नहीं ये एनोमेलीज है। एनोमेलीज मतलब कोई ऐसी चीज़ को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो इस तरीके से नॉलेज फिल्टर भी होता है। वीडियो में इसमें जाने रहा हूँ, बस मैं समझाने के लिए बोल दिया, ठीक है। तो हमारे मन में ये एक चीज़, एक कीड़ा बिठा दिया जाता है। मैं थोड़ा एक नॉर्मल टर्म्स में वर्ड यूज़ करूँ, एक कीड़ा बिठा देते हैं कि अगर कोई साइंस चीज़ एक्सप्लेन करिए तो वो सही है, अगर साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकती तो मतलब वो गलत है। ये बीमारी बिठा दी जाती है बचपन से, और मैं ये बता रहा हूँ ये गलत है। कैसे? अगर ये बात सही होती, जैसे मैं जब कॉलेज में था, मैंने फर्स्ट ईयर में फिजिकल केमिस्ट्री का कोर्स किया था, तो हम एक बुक पढ़ते थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, तो उसके राइटर ये थे पीटर एटकिंस। तो तब मुझे पता नहीं था, जब मैंने बाद में रिसर्च की तो पता चला एथीस्ट था। तो इन्होंने क्या लिखा है, तो ये बोलते हैं कि हम हर चीज़ एक्सप्लेन कर सकते हैं, वी कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग, और हमें कोई भगवान की जरूरत नहीं है। और कोई भी पढ़ेगा तो बोलेगा साइंटिस्ट बोल रहा है तो लाइक बात सही होगी। तो ये पीटर एटकिंस का पिक्चर है। तो अब देखिए, मैं जो इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ वो ये है कि हाँ, ये बात सही है कि साइंस एक्सप्लेन करता है, लेकिन बात यह कि कितना एक्सप्लेन करता है। जैसे अगर साइंस हर चीज़ एक्सप्लेन करता है और हम ये सोच रहे हैं कि कोई ऐसी चीज़ है जिसको साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकता, उसको हम जान नहीं सकते, तो ये नॉनसेंस है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होता तो हमारे स्कूल्स कॉलेजेस में ऐसे बहुत सारे डिसिप्लिन है जिनको आज तक पढ़ाया जा रहा है जिसको साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल फिलॉसफी, फॉर एग्जाम्पल लिटरेचर, फॉर एग्जाम्पल म्यूजिक, फॉर एग्जाम्पल आर्ट एंड फॉर एग्जाम्पल मोरालिटी। कैसे? साइंस कैसे बताएगा कि कोई पोएम ब्यूटीफुल है या कोई पोएम सुनने में मधुर है या मधुर नहीं है? कैसे बता सकता है साइंस कि क्या क्या लेटर उसमें यूज हुए हैं? साइंस कैसे बताएगा पेंटिंग सुंदर है या अगली है? क्या इसमें जो केमिकल यूज हुआ उसकी केमिकल एनालिसिस करके बताएगा साइंस? कोई तरीका है? मोरालिटी के क्वेश्चन, मेरी दुश्मनी हो गई जैसे भाई साहब से, आपका नाम क्या है? अखिलेश? राकेश? तो राकेश जी के साथ मेरी दुश्मनी हो गई, प्रॉपर्टी डीलिंग्स, साइंस मुझे ये बता सकता है रात को अखिलेश प्रभु जी के दूध में कितना साइनाइड डालूं कि सुबह तक, पर साइंस मुझे ये नहीं बता सकता कि मैं डालूं या ना डालूं। मैं डालूं या ना डालूं ये मोरालिटी का क्वेश्चन है, ये साइंस का क्वेश्चन नहीं है। साइंस ये बता देगा इनका वेट इतना, ये इतना, एक काम करो इतने ग्राम डालो, तो किसी को पता नहीं चलेगा, सब शांति से मिट जाएगा। मोरालिटी के क्वेश्चन दे आर बियॉन्ड साइंस। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये केवल आइडिया कि हर चीज साइंस से गलत है, हमारी रियल लाइफ में ये चीजें अप्लाई नहीं होती हैं, ठीक है।
तो ये चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं इसको एक छोटे से एनालॉजी से समझा रहा हूँ और आपको शायद पसंद भी आएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। पीछे वाले जगे हुए हैं अभी भी, आर यू देयर? ओके, ठीक है, ऑलराइट। मुझे उनका ज़्यादा डर है, मैं उनको देख नहीं पा रहा हूँ एक्चुअली। मैं ऐसे मूव करके देना चाह रहा था बट समहाउ कुछ टेक्निकल इश्यूज़ के कारण। तो ये एक एलोगोरी है। एलोगोरी का मतलब एक नकली कहानी बट एक कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। तो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैं एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट हूँ, नोबेल लॉरेट हूँ और लाइक पूरी दुनिया मुझे जानती है। और मेरी एक आंटी है, वो मुझे बहुत पसंद करती है और वो मुझे बुला रही है बहुत दिनों से कि बेटा घर आ जाओ करके। तो फिर फाइनली मैंने उनको अपॉइंटमेंट दिया कि मैं आ रहा हूँ, ठीक है। और वो मेरे से बोलती हैं बेटा तुम्हारा बहुत नाम सुना है, तुम अपने थोड़ा उनको भी लेके आओ, कलीग्स को भी लेके आओ, मैं भी थोड़ा मिलना चाहूँगी ऐसे करके। तो मैं सबको लेके आ गया, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और जब मैं घर पे आया तो मतलब आंटी के घर गया तो उन्होंने ये बना रखा था मेरे लिए, नहीं अच्छा है कि नहीं है, केक बना रखा था, मुझे बहुत पसंद है तो बहुत अच्छा केक बना रखा था। तो आंटी मेरी थोड़ी सी नोटी टाइप है, नोटी टाइप समझते हैं, थोड़ा छेड़खानी करना। तो बोली कि ये तुम बड़ी बड़ी बातें ही करते रहते हो कि तुमने ये कर लिया वो कर लिया, थोड़ा कुछ करके भी दिखाओ तो मैं जानूँ, वरना ऐसी बड़ी बड़ी बातें। तो लाइक ईगो पे बात आ गई, तो हमने कहा बताओ क्या करना है। तो उन्होंने केक दिखाया, उन्होंने बोला एक्सप्लेन द केक। क्वेश्चन समझ में आया? उन्होंने कहा केक को एक्सप्लेन करो। यू नो इट्स अ टफ क्वेश्चन, केक को एक्सप्लेन करो। पर हमने इसको अपने ईगो पे लिया और हमने कहा करते हैं। हमने छोटे छोटे पीस लिए इसके, और जो मेरे साथ जो साइंटिस्ट आए थे, जो न्यूट्रिशनिस्ट थे, वो अपनी लैब में लेके गए और आधे घंटे बाद एक रिपोर्ट लेके आए, है इसमें इतना प्रोटीन है, इतना कार्बोहाइड्रेट है, इतना फैट है, इसमें केक है ये। फिर जो मेरे बायोकेमिस्ट थे वो कह रहे इतना प्रोटीन तो है, पर उस प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या है वो ये है। वो एक और चार्ट लेके आ गए, ये प्रोटीन है, इसका ये स्ट्रक्चर है। और जो मेरे केमिस्ट दोस्त थे वो तो कुछ और लेवल पे चले गए, उन्होंने ये भी बता दिया कि जो केमिकल स्ट्रक्चर है इसमें क्या क्या बॉन्डिंग है। और जो थोड़ा बहुत साइंस पढ़ते होंगे उनको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। और जो फिजिक्स थे वो तो और भी लेवल पे चले गए, उन्होंने मुझे बताया कि देखो ये जो पार्टिकल दिख रहा है और ये पार्टिकल दिख रहा है, इन दोनों के बीच में किस तरीके से मतलब इंटरेक्ट कर रहे हैं। मतलब मैं केक को कितने एंगल पे करूँगा कि फिसल जाएगा, कितने केक मतलब कब, समझ रहे हैं। तो वो सारी चीज़ एक चार्ट पे लेके आ गए और वो सब बहुत प्राउड फील कर रहे थे। एंड देन मैथमेटिशियन केम एंड ही मेड एन इक्वेशन। वो एक इक्वेशन बना के लेके आ गए केक की। कैन यू बिलीव दिस? हम खाते हुए कभी ऐसा सोचते नहीं होंगे, नो, वी जस्ट थिंक अबाउट द टेस्ट। और वो बहुत प्राउड फील कर रहे थे। एक्सप्लेन कर दिया ना, ऐसे उन्होंने चार्ट लगा दिए थे चारों तरफ और बहुत प्राउड फील करते, देखो कर दिया ना एक्सप्लेन। एंड देन माई आंट सेड ओके आई वांट टू आस्क यू वन मोर क्वेश्चन। वी सेड यस, व्हाई द केक वॉज मेड? केक क्यों बनाया गया था? और उन सबके जॉ ड्रॉप हो गए। क्यों? क्योंकि वो इस चीज़ का आंसर नहीं कर सकते। वो एज्यूम कर सकते हैं जैसे आपने बोला, वो अलग अलग एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, पर इसका करेक्ट आंसर किसको पता है? किसको पता है? आंटी को पता है। और ओह, मैं एक चीज़ बताना भूल गया, मेरी आंटी अंगूठा छाप है। मेरी आंटी अंगूठा छाप है। और अगर इन साइंटिस्ट लोगों को ये दुनिया का कोई एक्सपेरिमेंट करके ये नहीं पता लगा सकते कि केक क्यों बनाया था, और इनको अगर पता लगाना है तो इनको मेरी आंटी से पूछना पड़ेगा, और वो अंगूठा छाप है। तो अगर वो उनसे पूछते हैं तो ये उनकी इंसल्ट नहीं है, ये रियलिटी है, फैक्ट है। जैसे मान लीजिए आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? सागर। तो सागर प्रभु हमारे साथ हैं, तो आप क्या करते हैं सागर प्रभु? क्या प्रोफेशन? हाँ, फंड फाइनेंशियल एडवाइसर। ओके ओके सॉरी। तो ये फाइनेंशियल एडवाइसर है, ठीक है। अब मैं इनको स्टेज पे बुलाता हूँ, आप जरा एक बार इधर आइए। सो हम स्वागत करेंगे, क्या नाम बताए थे? सागर प्रभु का स्वागत करेंगे, हरि बोल। और ये फाइनेंशियल एडवाइसर हैं, इनके पास 1-2 PhD की डिग्रीज भी हैं, नोबेल प्राइज़ इनको मिला हुआ है, पूरी दुनिया में इनका नाम है। आप बहुत भाग्यशाली हैं, सागर प्रभु आपके सामने हैं, हरि बोल। मैंने इनको ग्लोरीफाई किया, इनकी इंसल्ट करी। हाँ, कितने लोगों को लगता है मैंने इनको ग्लोरीफाई किया? और कितने लोगों को लगता है इनकी इंसल्ट हुई है? बाकी लोगों को क्या लगता है?
मेरे आंसर का वेट कर रहे हो। ओके, एक बार इनके लिए क्लैपिंग कर देते हैं पहले। थैंक यू। देखिए पॉइंट ये है, मैंने वो चीज़ें इनको ये बारे में बताई जो नहीं है, एंड दिस इज इन वन सॉर्ट इंसल्ट ऑफ हिम। मतलब जो चीज़ नहीं है वो ऐड कर देना, थोड़ी दिनों में आपको पता चल जाएगा, फिर आप कहेंगे अरे क्या था ये सब, बड़ी बड़ी बात है। तो उसी तरीके से अगर साइंटिस्ट लोग ये नहीं कर पा रहे हैं ना, तो ये उनकी इंसल्ट नहीं है, ये रियलिटी है। अब हमारे तो कहने का मतलब क्या था, मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, जीवन में ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें हायर अथॉरिटी से पता करनी पड़ती हैं। जीवन का पर्पस क्या है, क्या हमारी लाइफ जन्म से शुरू होती है और मरने पे ख़त्म हो जाती है, और बीच में केवल हम कष्ट झेलते रहें? मरने से पहले, मरने के बाद क्या है, जीने से पहले क्या है, लाइफ का पर्पस क्या है, मैं जी क्यों रहा हूँ, ये क्रिएशन है क्या? इन क्वेश्चंस के आंसर साइंस नहीं दे सकता, और इन क्वेश्चंस के आंसर हायर अथॉरिटी से लेने पड़ेंगे, शास्त्रों से लेने पड़ेंगे। और शास्त्रों से लेना इन क्वेश्चंस के आंसर कोई इंसल्ट नहीं है। जिस तरीके से मेरे साइंटिस्ट दोस्तों का मेरी आंटी से पूछना जो कि अंगूठा छाप है कि क्यों उन्होंने केक बनाया था, ये कोई इंसल्ट नहीं है, ये उनकी लिमिटेशन थी, उन्होंने वो करना पड़ा था, उनको करना चाहिए। इसी तरीके से अगर हम शास्त्रों से पता लगाते हैं कि मेरे जीवन का गोल क्या है, मैं क्यों जी रहा हूँ, मैं हूँ कौन, भगवान क्या है, तो ये कोई इंसल्ट नहीं है, ये हमें करना होगा, क्योंकि आंसर वहीं पे है, आंसर वहीं पे है। लेकिन एक क्वेश्चन आ सकता है इंटेलिजेंट व्यक्ति के मन में, हे मैं आंटी से पूछूंगा केक क्यों बनाया था, वो तो कुछ भी बोल सकती है, आज मेरा खाने का मन था, मेरा बेटा आ रहा है, उसको पसंद है, वो तो कुछ भी बोल सकते हैं। तो हमारे मन में क्वेश्चन आते हैं, शास्त्रों में तो कुछ भी लिखा हो सकता है, हम तो एक्सपेरिमेंट कर भी नहीं सकते, भगवान ने बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, हम कैसे एक्सपेरिमेंट करेंगे? देखो दो चीज़ समझनी है। पहली चीज़ तो ये, जैसे अगर मेरी आंटी बताएंगी नहीं तो हम जान नहीं सकते, तो अगर हम शास्त्रों से सुनेंगे नहीं तो हम जान नहीं सकते। पहली बात तो एक क्लियर कर लो। अब दूसरा सवाल ये कि क्या हम अपनी बुद्धि को साइड में रख दें क्या, कि जो शास्त्रों में लिखा है उसको चुपचाप मान लें, अंधविश्वास कर लें क्या? नहीं, हमें अपनी बुद्धि का छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे अगर मेरी आंटी आंसर करते हैं, देखो मेरा एक बेटा भी है, वो आज आ रहा है, उसको एक केक पसंद है, तो मैंने सोचा उसके लिए बना दूँ, तुम्हारे लिए बना दूँ। तो हम इस आंसर को चेक कर सकते हैं, क्या सच में उनका कोई बेटा है, क्या सच में उसको केक पसंद है, क्या सच में वो आज आ रहा है। और अगर ऐसा है तो हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, जो आंटी की एक्सप्लेनेशन है वो करेक्ट है, क्योंकि वो पूरा मैच कर रही है रियल लाइफ से। उसी तरीके से जब हमारे शास्त्र बताते हैं कि जीवन का पर्पस क्या है, हमें क्यों जीना है और हमें कैसे जीना है, शास्त्र हमें बताते हैं कि आप ऐसे 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 जियोगे, आपको ये रिजल्ट मिलेगा, और अगर हम उसका पालन करते हैं, हमें अंधविश्वास होने की जरूरत नहीं है। आप उन रिजल्ट्स को अपने जीवन में खुद होता हुआ देखेंगे, एंड योर लाइफ इटसेल्फ विल द प्रूफ, आपका खुद का जीवन प्रूफ बन जाएगा कि जो शास्त्रों में लिखा है वो सही है, आपको किसी और से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हमें शास्त्रों को मानना ही पड़ेगा, और जो शास्त्रों में लिखा है वो अंधविश्वास की बात नहीं, हम उसको अप्लाई करके देख सकते हैं, और आपका खुद का जीवन ये प्रूफ हो जाएगा जो उसमें लिखा है वो सही है। लेकिन हमारे सामने एक समस्या है, और ये लास्ट स्लाइड और मैं ख़त्म कर रहा हूँ, फिर आपके क्वेश्चंस ले लूँगा। एक लास्ट स्टोरी और फिर मैं ख़त्म कर रहा हूँ। ये स्टोरी आप लोगों ने सुनी होगी, और जिन्होंने नहीं सुनी मैं उनके लिए जस्ट थोड़ा सा बता रहा हूँ। तो देखिए इस स्टोरी में क्या है कि ये एक एम्परर थे, एम्परर समझते हैं, राजा, और वो राजा जो है वो बहुत ही ज़्यादा फैशनेबल है ना, मतलब वो चाहते हैं कि लाइक जब भी वो कहीं जाएं तो लाइक उनका ही नाम गान हो हर जगह। तो वो क्या करते हैं, वो अपने उसको बुलाते हैं, टेलर्स को बुलाते हैं, अपने इन दो चेले चपाटों को बुलाते हैं, और वो बोलते हैं कि भाई एक काम करो, आप इस तरीके से, हरि बोल ओके, हरे आवाज़ आ रहा है मेरे? चेक हरे कृष्ण। ओके ओके, मैं बोलूँगा, मेरा आवाज़ आ रहा है पीछे? पक्का पीछे लास्ट माता जी आवाज़ आ रहा है? चल रहे? ओके, मैं ऐसे बोल देता हूँ, लास्ट स्लाइड है, मैं ऐसे आवाज़ आ रहा है मेरा पीछे ना? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने चेले चपाटों को बोला कि मेरे को बेस्ट आउटफिट चाहिए, और इन्होंने कहा जितने पैसे चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। इन्होंने कहा 2 करोड़ रुपये लाओ, 2 करोड़ पर मंथ इन्होंने दे दिए, और ये इन्होंने क्या किया कि उन 2 करोड़ रुपयों को लेके चले गए।
खूब मस्ती करी, खूब ऐश किया, 2 महीने बाद आ गए और राजा बोलते हैं कि लेके आ गए मेरा कपड़ा। वो कहते हैं हाँ राजा, एक प्लेट लेके आए थे और प्लेट को ढककर खाते हैं लोगों ने, और कहते हैं राजा ये इतना फाइन कपड़ा है, ये इतना फाइन कपड़ा है कि जो कोई रास्कल है, जो कोई इडियट है, जो कोई स्टूपिड है, जो अपनी पोस्ट को डिजर्व नहीं करता, उसको ये दिखाई नहीं देता। और फिर कहते हैं राजा अब ध्यान से देखो, हम तुम्हें दिखाने जा रहे हैं, और प्लेट से कपड़ा हटाते हैं। राजा को दिख नहीं रहा क्योंकि प्लेट में है नहीं, और राजा कहता है वाओ व्हाट अ नाइस कपड़ा। बिकॉज जैसे ही कोई बोलेगा मुझे दिख नहीं रहा, पता है क्या आपको हो चुका है, राजा स्टूपिड है, रास्कल है, वो अपनी पोस्ट को डिजर्व नहीं करता, एंड से वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल कपड़ा। तो कहते हैं एक काम करो उसको पहना दो। ऐसे क्यों बोला? क्योंकि दिख नहीं रहे, पहन सकता है। इन्होंने क्या किया, एक एक करके सारे कपड़े उतरवा दिए। तो इसी के थोड़ा सॉरी ऐसे नहीं करें, सारे कपड़े उतरवा दिए। राजा सोच रहे मैं ऐसा दिख रहा हूँ उसके मन में, पर बेचारे के सारे कपड़े उतरवा चुके हैं। और ऑफ कोर्स ये ह्यूमन नेचर है, जब भाई 2 करोड़ की चीज पहनी है तो कमरे के अंदर बंद तो हम नहीं रहेंगे। तो यू गॉट द आइडिया क्या होने वाला है। एंड देन ही वेंट आउट। अब वो पूरी पब्लिक में जा रहा है। बच्चे लोग मासूम होते हैं, वो इतनी टेक्निकलिटी समझ नहीं पाते हैं कि क्या बोलना चाहिए, क्या हो रहा है। बच्चे लोग कहते हैं हे ये तो नंगा है, और राजा प्राउडली चलते कह रहे हैं ना स्टूपिड बॉयज, नॉनसेंस बॉयज, इडियट बॉयज, ये तो पागल लोग हैं, उनको नजर आ रहा है उनको। नाउ माय पॉइंट इज कि दिस इज नॉट जस्ट अ स्टोरी, दिस इज आवर रियलिटी। ये हमारी रियलिटी है। हमारी रियलिटी कैसे है? देखो हम सब अपने जीवन में इतना कष्ट झेल रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक इतनी एंजाइटी, टेंशन है। सोल्यूशन हमारे द्वार पे खड़ा हुआ है, सोल्यूशन हमें पता है। अगर हम भक्ति करेंगे, अगर हम स्पिरिचुअलिटी फॉलो करेंगे, सारी चीजों का सोल्यूशन है, खुश रह सकते हैं। बट हम नहीं करते। क्यों? जैसा मैंने पहले बताया, साइंटिस्ट लोगों ने ठप्पा लगा रखा है, हे दिस इज नॉट साइंटिफिक। और जो हम थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, हम सोचते हैं कि साइंटिफिक है नहीं, और हम ये दिखाने के लिए कि मैं मॉडल हूँ। मैं टीनेजर्स को टीच करता हूँ, और ज्यादातर टीनेजर, यहाँ पे कुछ टीनेजर्स भी हैं जो छोड़ते हैं, भक्ति से दूर जाते हैं, भगवान से दूर जाते हैं। वो ये एज्यूम करके जाते हैं हम बहुत महान काम कर रहे हैं, हम इंटेलिजेंट कर रहे हैं, हम चीजों को छोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन में ये बीमारी पहले से बिठा दी थी कि व्हाट साइंस एक्सप्लेन इज करेक्ट, और जो साइंस एक्सप्लेन नहीं कर रहा वो क्या है, ठीक नहीं है। और इसीलिए ये दिखाने के लिए कि मैं तो मॉडल हूँ, मैं तो मॉडल हूँ, मैं नहीं मानते इन सब चीजों को, वो भगवान से दूर चले जाते हैं। और कहने का मतलब जो जैसा हमने पहले बताया था, सारे सोल्यूशन के जीवन का गोल क्या है, हम कैसे अपना जीवन जी सकते हैं। हम सबको क्या एंजाइटी नहीं हो रहा है? एंजाइटी होता है, बहुत प्रॉब्लम्स है। और क्या साइंस के पास सोल्यूशन क्या? टेक्नोलॉजी इज नेवर द आंसर। टेक्नोलॉजी आंसर नहीं हो सकता उस चीज का। वी नीड इमोशंस, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं। और देखो जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ता जा रहा है उतना लोनलीनेस बढ़ता जा रहा है। आज से 2010 से पहले जब स्मार्टफोन नहीं आए थे, स्मार्टफोन थे, एप्पल ने जब अपना आईपैड वगैरह लॉन्च नहीं किया था, तो उससे पहले लोग, बच्चे सब, आप लोगों का एक्सपीरियंस भी होगा, सब अपना आराम से खेलते थे, फैमिली टाइम स्पेंड करते थे। लेकिन 2010 से जब से आईफोन आया, और जो स्पेशली लॉकडाउन जब से हुआ, हमारे छोटे बच्चे से लेके बूढ़े से लेके और कोई हो, वो उसको स्क्रीन का इतना एडिक्शन हो गया, उसको परवाह इस चीज की कि उसका फेसबुक पे क्या स्टेटस है, व्हाट्सएप पे क्या स्टेटस है, रेदर देन उसको रियल लाइफ में कितने लोग उसको पसंद करते हैं। मैंने आप यहाँ से निकल के जाएंगे ना, आप यहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे जहाँ पे हमारा झंडा लगा हुआ फाउंटेन के पास, आपको हजारों लोग नजर आएंगे अपनी सेल्फी लेते हुए। एंड व्हाट दे डू इज दे कम टू द टेंपल एंड दे से हे कम हैव स्माइल एंड देन टेक अ फोटो। दे आर नॉट हैप्पी देयर। केवल दूसरों को दिखाने के लिए हे आई वाज देयर, आई वाज एंजॉयिंग, वो अपना फोटो कर रहे हैं। मतलब केवल दूसरों को एक एक्सपीरियंस दिलाने के लिए। पहले लोग एक्सपीरियंस करते थे और उसको नोट डाउन करने के लिए वो ये सब करते थे, लेकिन आज लोग उस एक्सपीरियंस की फीलिंग को लेने के लिए सारी चीज करते हैं। हम बहुत दूर आ चुके हैं रियलिटी से, और हमारे शास्त्र हमें वापस ग्राउंड पे लेके जा सकते हैं। हमें अपनी रूट्स पे अगर हम वापस जाएंगे, हम शांत रहना, पीसफुल रहना सब सीख सकते हैं। पर हमें इन मेंटल बैरियर से बाहर आना पड़ेगा जो हमने आर्टिफिशियली क्रिएट किए हुए। और मैंने ये भी दिखाया कि किस तरीके से हॉलो है, इस सब खोखले उस पे है। अगर आप थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे,
साइंस को भी तो पता चलेगा कि उसके अंदर भी वही सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आपको रिलीजन में मिल जाएंगी। और अगर आप अपने शास्त्रों को अच्छे से पढ़ेंगे, समस्या ये है कि जैसे मैं रामायण पढ़ाता हूँ बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे पूछते हैं, 5th क्लास के बच्चे पूछ रहे हैं कि प्रभु जी राम जी ने सीता को क्यों बाहर निकाला, क्यों? उसके मन में सवाल किसने डाला? उसके मन में सवाल डाला यूट्यूब ने, उसने यूट्यूब से पढ़ाई करी है। कोई भी, मैं गारंटी दे सकता हूँ, अगर कोई जीवन में एक बार रामायण अगर पढ़ लेगा, he will become fan of Lord Ram। वो जान जाएगा कि आदर्श चरित्र क्या होता है, वो इतना वैल्यू करेगा अपने पेरेंट्स का, सोसाइटी का, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगा। लेकिन आज लोग उन्हीं पे क्वेश्चन उठाते हैं क्योंकि पर्सन यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, वो यूट्यूब से पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग अपना काम नहीं करते, पेरेंट्स अपना काम नहीं करें। पेरेंट्स के अंदर भी गलत चीजें बिठा रही है कि बच्चों को स्मार्टफोन दो, वो आगे बढ़ जाएगा, जबकि ये सबसे बड़ी समस्या है। हम उनको ना शास्त्र पढ़ाना चाह रहे हैं, ना हम उनको टेंपल प्रोग्राम से जोड़ना चाह रहे हैं, ना हम उनको भक्ति देना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं देना चाह रहे। हम सोच रहे हैं कि वो अगर एजुकेट हो जाएगा, जॉब कर लेगा, ही विल बी सेटिस्फाइड। हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। हमें अपने रूट्स पे वापस जाने का बहुत जरूरत है। और अगर हम अपने शास्त्रों को फॉलो करेंगे, ना ही हम केवल अपनी लाइफ में पीसफुल रह सकते हैं, हमारी लाइफ एग्जाम्पल होगी दूसरों को इंस्पायर करने के लिए कि वो उसको फॉलो करें। और ये हम सब का जिम्मेदारी है, ये एक एक व्यक्ति का जिम्मेदारी है, केवल मेरा नहीं है, हम सबको ये अपने लिए करना है। हम सबको ये पहले अपने लिए करना है और दूसरों की लाइफ में तभी भी हम कर पाएंगे। याद रखना, लाइफ इज वेरी शॉर्ट। हम सब अपना अपना 30, 40, 50, 60, 15, 20 जीवन बिता चुके हैं और 40 साल के बाद आपको महसूस होने लगेगा कि हम शरीर हैं। जब जवान होते हैं तो हमें लगता है कि हम शरीर हैं, मतलब हमें लगता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हम ऐसे जीते कि हम कभी मरेंगे नहीं। याद रखना, डेथ रेट इज 100%। हर कोई मारा जाएगा, आप भी मारे जाएंगे, मैं भी मारा जाऊंगा, लेकिन जिएगा वो व्यक्ति जो कि वैल्यू बेस्ड जीवन जिएगा अपने शास्त्रों के हिसाब से, और उसको जीवन को सार्थक करके जाएगा। जटायु की तरह, जटायु मारे गए लेकिन वो मरते मरते अपना जीवन को धन्य करके चले गए। और एक तरफ मारीच मारा गया तो मरते मरते भी रावण का काम करके गया। तो कहने का मतलब है, अगर हमें मरना है तो हमें जटायु की तरह मरना चाहिए कि भगवान की सेवा करते हुए हम मरे और अपने जीवन को ग्लोरीफाई कर पाए, सर्व कर पाए। तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हम इन चीज़ों को ध्यान से समझें, अपने जीवन में अप्लाई करें, और जो हमारे डिपेंडेंट है उनको भी हम कनेक्ट करें, भक्ति से जोड़ें और जीवन को सफल करें। डेथ रेट इज 100%, लाइफ इज वेरी शॉर्ट। हमें कैसे जीना है वो आप लोगों का खुद का पर्सनल डिसीजन है, एंड देयरफॉर चूज इट केयरफुली। थैंक यू वेरी मच। किसी भी क्वेश्चन है, मैं को क्वेश्चन ले सकता है? यस मैम, कोई और है क्या? चलो आई विल रिपीट। आप साइंस को गॉड के बेस बता रहे हैं, राइट? गॉड के बेस होता है साइंस ना? साइंस है गॉड के बेस है, गॉड के खिलाफ होता है ना साइंस सारी का बात है कि गॉड नहीं मानता वो साइंस नहीं ऐसा नहीं है। तो माता जी का क्वेश्चन है कि क्या साइंस, नहीं क्या अच्छा ओके, तो बट आगे है कि क्या वो सिर्फ हमारे शास्त्र को ही मानता है या अपने क्राइस्ट वालों को ही मानता है? ओके, तो माता जी का एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। माता जी पूछ रही थी कि क्या साइंस धर्म के खिलाफ है क्या, और क्या वो केवल हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स को नहीं मानता है, या फिर जो मान लीजिए क्राइस्ट है माता जी ऐसा मान लेते हैं कि साइंटिस्ट क्रिश्चियन है तो क्या वो बाइबल को भी नहीं मानते हैं क्या, इस तरीके से सवाल है। देखिए पहली चीज मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि हमें ये ऑप्शन गलत किया गया है। हमें बोला जाता है या तो चूज करो साइंस को या चूज करो धर्म को। आई थिंक हमें गलत ऑप्शंस दिए गए, हमें दोनों ले लें। साइंस, जैसे हमने बताया, साइंस मटेरियल वर्ल्ड को बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर सकता है, जैसे हमने बताया था रिपीटेबल इवेंट्स में हमें जरूरत है। लेकिन जो क्वेश्चन है रिलेटेड टू पर्पस, रिलेटेड टू एग्जिस्टेंस, रिलेटेड टू मीनिंग, वो केवल हमारे शास्त्र है। लेकिन कुछ एथिस्ट लोग क्या करते हैं, वो दोनों को कंपेटिटर की तरह दिखाते हैं। हे, अगर आप अच्छे साइंटिस्ट हो तो आप भक्त नहीं हो सकते। हे, अगर आप भक्त हो इसका मतलब आप यू आर फेथ, आप फेथ पुट करते हो और आप रीजनेबल पर्सन नहीं हो। बट दीज आर देयर ओन असम्पशंस, ओके। और इसीलिए पहले भी जितने साइंटिस्ट थे वो सब फिलोसोफर थे। आप न्यूटन का नाम लें, आप कैल्विन का नाम लें, ये सब फिलोसोफर बोलते थे अपने आप को। ये भगवान को भी उतना मानते थे, साइंस को उतना करते थे। ये जो सारी कहानी शुरू हुई है ये बेसिकली केवल 1800 के बाद हुए, डार्विन के बाद, क्योंकि डार्विन ने शो किया कि हम क्या हैं। डार्विन ने भगवान को कैसे हटाया, डार्विन ने शो किया कि देखो हम जो आए बंदरों से आए, ठीक है, तो हमें भगवान की जरूरत नहीं है, हम स्पेशल नहीं है।
और फिर उसके बाद केमिकल एवोल्यूशन है, उसने बताया कि देखो ओरिजिन में भी भगवान की जरूरत नहीं है। पहले कम से कम हर कोई तो मानता था भगवान ने भी पैदा किया है, और वो कह रहे हैं इसकी भी जरूरत नहीं, केमिकल पड़े होते केमिकल से हम आ गए। पर जैसे मैंने बताया कि उनकी थ्योरीज में भी लाइक जैसे चिंती की तरह तो भी करोड़ों से लिख रहे हैं उसमें भी। सो माय पॉइंट इज कि दोनों कंपटीटर नहीं है, हमें कंपटीटर की तरह प्रेजेंट किया जाता है। तो इंटेलिजेंट व्यक्ति को चाहिए वो साइंस को समझे और उसकी असम्पशंस को भी समझे। मैं लास्ट पॉइंट बोल रहा हूँ और आपके पॉइंट पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर साइंस को भी काम करना है तो उसको भी भगवान को मानना ही पड़ेगा। ऐसा क्यों? कोई भी जब व्यक्ति एक्सपेरिमेंट करता है, कोई भी एनीथिंग, उसकी पता सबसे बड़ी असम्पशन क्या होता है? कौन बता सकता है? एक कॉमन असम्पशन होती है, वन कॉमन असम्पशन। कोई एक्सपेरिमेंट आप कर लो, और अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि साइंस का और भगवान का कोई लेना देना नहीं है इस चीज पे। आप कोई बता सकता है? साइंस जितने भी हम एक्सपेरिमेंट करें उसमें कॉमन असम्पशन एनी वन ऑफ यू? ओके ओके, एक कुछ मान के हम चलते हैं, वो भी हम चीज करते हैं। ओके, हम जानना चाहते हैं देखो मतलब आउटपुट है। हाँ हाँ ओके हाँ ओके, आपका तो देखिए साइंस का जो सबसे कोई भी एक्सपेरिमेंट ले लो, अब मैं बहुत जनरल जा रहा हूँ, एक कॉमन असम्पशन होती है और वो असम्पशन ये है कि क्योंकि मुझे एक्सपेरिमेंट करने हैं तो मैं ये मान के एक्सपेरिमेंट करूंगा कि अगर मैं सेम सिचुएशन में दोबारा एक्सपेरिमेंट करूंगा तो मुझे सेम रिजल्ट मिलेगा। आप एक बात समझ रहे हैं मेरी बात? सेम सिचुएशन में सेम रिजल्ट मिलेगा और तभी हम लोग एक्सपेरिमेंट कर पाते हैं। पर अब आपसे मेरा एक सवाल है, ये असम्पशन है क्योंकि चीजें ऐसे हो रही है, हो सकता है चीजें कल से बदल जाए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये हम मान के चलते हैं कि चीजें ऐसी नहीं रहेंगी, चीजें ऑर्डर को फॉलो करेंगी। लेकिन ऑर्डर को फॉलो करना ये थीइस्टिक वर्ल्ड में ज्यादा अच्छा है। जब भगवान ने हमें क्रिएशन बनाई है तो हम सोच सकते हैं कि वो भगवान ने बनाया है तो इसका मतलब सब ऑर्डर में चलेगा, या फिर ये सब अपने आप आया और सब ऑर्डर में चल रहा है। कौन सा ज्यादा लॉजिकल लग रहा है आपको? कौन सा पहले वाला लग रहा है दूसरे वाला? पहले वाला, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति ने बनाया है तो भाई वो ऑर्डर में चलने के चांस है। लेकिन रैंडमली अगर आपको कोई चीज अपने आप बनी तो कल चेंज भी हो सकती है। इसका मतलब यह है कि अगर साइंस को भी काम करना है तो उसको इस असम्पशन पे काम करना पड़ेगा कि नेचर में ऑर्डर है, और नेचर में ऑर्डर होना ये थीइस्टिक वर्ल्ड है, यानी भगवान को अगर माना जाए तो ज्यादा बेटर काम करता है। तो अगर साइंस को बेटर काम करना है तो उसको भी थीइस्टिक मॉडल में जाना पड़ेगा। और एक मेरा लास्ट पॉइंट, चाहे कोई अपने आप को बोले क्या नहीं मानता भगवान को, मैं थीइस्ट हूं सबसे बड़ा, वो बोल कुछ भी ले, लेकिन उसको जीना थीइस्ट की तरह पड़ेगा। वो उसको अपना जीवन एक भक्त की तरह जीना पड़ेगा। कैसे? जैसे आप सब यहाँ पे आए हैं, आप सबका एक पर्पस है, आप सबके ऑफकोर्स अपने अलग अलग पर्पस हो सकते हैं, फ्रॉम रेंजिंग फ्रॉम प्रसाद को लेकर टू रेंजिंग फ्रॉम मुझे कुछ सीखना है, रेंजिंग फ्रॉम भक्तों का एसोसिएशन करना है, कैन बी एनीथिंग, ठीक है? वो सही गलत वो अलग बात, ठीक है? पर्पस है कि नहीं? पर्पस है। लेकिन अगर आप केवल प्योर साइंस के हिसाब से जाएं, हमारा ओरिजिन कैसे हुआ? बाय चांस। हम कैसे आए? बाय चांस। लाइफ का कोई पर्पस नहीं। लेकिन हम जी कैसे रहे अपनी लाइफ? मीनिंगफुल लाइफ जी रहे हैं। एक एथीस्ट भी मीनिंगफुल लाइफ जीता है, वो चाहे दिन भर भगवान को खोजता रहे, लेकिन उसका पर्पस होता है वो मुझे नौकरी करनी है, मुझे पैसे कमाने, घर बार संभालने, उसका एक पर्पस है। तो एक एथीस्ट को भी थीइस्ट की तरह ही जीना पड़ता है, वो चाहे बोले मैं नहीं मानता भगवान को, पर लाइफ में पर्पस होना ये केवल थीइस्टिक वर्ल्ड में माना जा सकता है। जब हर चीज रैंडम है तो लाइफ में पर्पस हो सकता है? कोई पर्पस नहीं हो सकता। अब मेरी बात समझ में आ रही है? इज इट ओके? और कितने लोगों को समझ में आया जो मैंने बताया? आप क्या करें? समझ में आया? So thank you very much, Prabhuji. So for the wonderful session, so we will thank him by chanting Hare Krishna mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. I hope आपको यूजफुल इंसाइट्स मिली होंगी, और अगर कुछ पॉइंट्स आप दोबारा सुनना भी चाहते हैं तो रिकॉर्डिंग लेक्चर जो है इसका
नित्य सेवा ग्रुप में पोस्ट हो जाएगा, तो वहाँ से सुन सकते हैं आप। और नेक्स्ट सेशन जो रहेगा, इसका तीसरा सेशन है वन गॉड और मैनी। अब तो ये हो गया देयर इज समथिंग व्हिच इज आउट देयर, लेकिन वो क्या है, और फिर एक ही है, बहुत सारे हैं, बहुत सारे क्यों हैं, एक ही क्यों नहीं है, यू नो। खासकर हिंदुइज्म में देयर इज सो मच कंफ्यूजन इज दैट 33 करोड़ है या 1 है 10 है, क्या है, तो वो सारा नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा डिस्कशन। सो आई रिक्वेस्ट आप सभी इसी तरह से टाइम पर आइए और एंथुसियाज्म से सुनिए। सो नेक्स्ट टाइम सेम टाइम 4:30 सेम प्लेस, यहीं पे प्रशासन हॉल में नेक्स्ट सेशन रहेगा वन गॉड और मैनी, और इसका जो भी रजिस्ट्रेशन लिंक है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगा, ठीक है। और अभी प्रशासन में आप सभी के लिए चैंटिंग विल नॉट डू टुडे बिकॉज आज थोड़ा लेट हो गया है, सेशन लेट शुरू हुआ, नेक्स्ट